Okay, sorry. So this is the second week of FRM classes, and we are continuing with statistics. So statistics में last week we had one class and I think it was of 1.5 hours, and this is going to be a continuation of that. जो लास्ट वीक अपनी क्लास किए थे स्टैटिस्टिक्स का, उस क्लास में आई टुक एन एग्ज़ाम्पल जहाँ पे एक बैंक का 100 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो था गिवन टू MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड उस लोन पे कितना लॉसेस हो सकता है दैट वाज अनसर्टन. तो आई गिव यू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लॉस, और उसके बाद उसके बेसिस पे वी कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड लॉस एंड वी डिड सम अदर कैलकुलेशंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब किए थे. आई थिंक उस क्लास से अकम्पनीड करीब 15 मिनट्स का एक ऑडियो समरी भी गया था 15, सच दैट देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ समबडी सेइंग दैट्स हाउ डू यू रिवाइज. द ऑडियो समरी वाज देयर, कॉपी में नोट्स डिक्टेटेड थे, एंड जस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस we had also shared a question sheet with you जिसमें I think 8 या 10 questions थे. All these are shared on the drive link is there with you, and communication is taking place via the community, WhatsApp community. ठीक है? So I hope you are okay with that class. आपने वो कर लिया है कि सर प्रोबेबिलिटी और एक्स दिया रहेगा, तो वी अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मीन, हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएंस, हाउ टू कैलकुलेट द SD, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन. एंड अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उसको लोन प्राइस से लिंक किया कि लोन प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस प्लस कैपिटल चार्ज. ठीक है? कोइंसिडेंटली इस वीक बहुत सारे बैंक्स का रिजल्ट्स आए हैं इंडिया में. HDFC बैंक का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए. इफ़ यू हैपन टू लुक एट द रिजल्ट्स, आपको अगर टाइम नहीं मिला तो अगर आप इस बार आज शाम को देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आया है क्या नहीं आया है, तो यू विल फाइंड दैट इनका मार्जिन्स स्क्वीज़ हो गया बैंक्स का. रीज़न है द कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज़ गॉन अप, ऑल्सो the estimation of credit losses has gone up. They have to make more provision. मैंने मैं बोलना चाह रहा हूँ, it is so surprising that अपने फर्स्ट क्लास जो डिस्कस किए that is intrinsically related to what is happening in the banking results. तो जो पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्ट चाहता है ना एकेडमिक्स में, वो इंटरेस्ट एकदम हाई लेवल का आ सकता है अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहे और FRM में जो पढ़ेंगे उसको रिलेट करते रहे. मैं ऑब्वियसली साइड हट के बैंकिंग रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको हिंट कर सकता हूँ कि आप क्या चीज़ को पिकअप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जस्ट गो टू क्लाउड और GPT एंड यू पुट द स्टफ दैट वी हैव डन इन क्लास एंड से दैट आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई वांटेड टू रिलेट दिस टू द बैंकिंग रिजल्ट्स. ठीक है? व्हाट इज़ द वे इन विच यू विल कनेक्ट द सेम, एंड यू विल फाइंड देयर इज़ अ सर्टन लिंकिंग दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड. अंडरस्टूड? तो क्लास में केवल हिंट दे पाएंगे बहुत सारी चीज़ का जो पॉसिबल है, बिकॉज वी हैव टू बी मूविंग अहेड विद द करिकुलम. ठीक है ना? तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का फ़ायदा अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे उठा पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन किसको कितना फायर है. उसके अलावा अगर किसी का अभी से बैकलॉग स्टार्ट हो गया कि लास्ट वीक का कुछ क्लास नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था, फिर वीक में भी नहीं किया, लास्ट वीक जो क्वेश्चन शेयर हुए हैं वो क्वेश्चंस नहीं किए, तो उस केस में यू कैन अंडरस्टैंड आगे जाते हुए क्या होगा. Understood? My promise remains intact. Full guarantee of passing, full guarantee of a strong career, provided the conditions are fulfilled. ठीक है ना? तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा. Today we want to continue with where we started, because मेरे को लगता है अगर स्टैटिस्टिक्स का बढ़िया बेस बना लें तो उस केस में वो हर जगह काम आता रहेगा. whichever topic we pick up, स्टैटिस्टिक्स काम आता रहेगा. और कुछ लोगों के ऐसे भी साइकोलॉजिकली स्टैटिस्टिक्स से डर होता है, तो अकॉर्डिंगली सम टाइम स्पेंट इज़ गुड इनफ. ठीक है ना? ओके. सो अपना जो डेटा था वो इस टाइप का था. लेट मी शो यू. या अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग.
सो प्रोबेबिलिटी और एक्स ये था, और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दिस इज एक्स एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी. देयर वाज अ स्टूडेंट आस्किंग डाउट कि व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ऑब्वियसली दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई प्रोबेबिलिटी. और उस केस में अलग अलग वैल्यू का देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ जो प्लॉट हो रहा था. इसको अपने ज़्यादा प्लॉट नहीं किए थे, इसको मैंने बोला था डिस्क्रीट. क्या बोला था? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट बिकॉज एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू कैन बी दिस 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 एंड दिस. बीच पे पॉसिबल नहीं है मेरे एग्जाम्पल में. बट अगर एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है तो इट बिकम्स व्हाट? कंटिन्यूअस. इफ एक्स कैन टेक एनी वैल्यू देन इट्स अ कंटिन्यूअस. और एक्स अगर स्पेसिफिक वैल्यू ले सकता है इट इज़ व्हाट? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो जानना ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्रीट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 100 जन को लोन दिया है, 100 जन को, तो उसमें से कितने सारे जो जन डिफ़ॉल्ट करेंगे इस साल? मे बी 5, मे बी 7, मे बी 8. इट कैनॉट बी 8.2, इट कैनॉट बी 8.22. तो इन दैट केस नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट्स इज़ डिस्क्रीट. बट अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो कितना पैसा डूबेगा अपना बैंक का? तो अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है. तो इन दैट केस इट्स कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअस. ओके. ऑल्दो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस अपने बाद में अच्छे से करेंगे इन द चैप्टर, बट अभी से आपको आइडिया मिल जाए तो बेटर रहेगा. दोज थिंग्स विच आर काउंटेड 1, 2, 3, 4 दे आर डिस्क्रीट. दोज थिंग्स विच आर मेजर्ड दे आर कंटिन्यूअस. अपने जो एग्जाम्पल लिए थे लास्ट क्लास उसका लिमिटेशन है कि वो एग्जाम्पल में मैंने बोला क्रेडिट लॉसेस. क्रेडिट लॉसेस, तो क्रेडिट लॉसेस तो एक्चुअली कंटिन्यूअस होते हैं, दे आर नॉट डिस्क्रीट. पर कभी कभी पढ़ाते समय हम लोग को एग्जाम्पल लेना पड़ता है कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसको भी डिस्क्रीट फॉर्म में दिए. तो बोलो ना मैंने लॉस लिखाया था शायद उस दिन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8. क्यों 2.4 लॉस क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है. तो इफ़ यू आर्ग्यू विथ मी कि सर वो एग्जाम्पल एक तरह से टेक्निकली रॉन्ग है बिकॉज आपने उसमें लॉसेस को डिस्क्रीट लिखा दिया है जबकि एक्चुअली लॉसेस कंटिन्यूअस होता है, द डाउट इज 100% वैलिड. ठीक है. तो अपने डिस्क्रीट लिए पर एक्चुअली वो था कंटिन्यूअस. तो रियल लाइफ में वो कंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा. ठीक है ना. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक कुछ भी लिखना नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पिक अप द क्लास इन सम वे. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन which is known as the normal distribution. Some of you as a part of your background may have heard or seen normal distribution. This is a continuous distribution. इसका मतलब इसमें जो भी वेरिएबल है ना x is suppose credit losses. That credit losses can take any value. It is not specific value. वो कोई भी वैल्यू ले सकता है. There is a certain mean. There is a certain mean. अपने कॉपी में देखो ना मीन क्या आया था. समेशन पी एक्स क्या आया था लास्ट क्लास? 3.05 आया था. अपने मीन जो है वो 3.05 आया था. तो ये मीन 3.05. अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है. ठीक है. गिव मी द टाइम टू पिक अप द क्लास. 3.05. और अपना स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया था? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डिविएशन? 2.99. ये स्टैंडर्ड डिविएशन आया था. आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग वेरिएंस था. तो ये मीन था अपना 3.05 और ये एसडी था 2.99. ध्यान दीजिएगा. सपोज लास्ट क्लास का वो जो टेबल दिया हुआ था ना पी और एक्स, उसको भूल जाते हैं. लास्ट क्लास का जो टेबल दिया हुआ था पी और एक्स, उसको जस्ट भूल जाओ. इंस्टेड आपको ये बोला हुआ है जो कि एक्चुअल है कि द क्रेडिट लॉसेस दैट अ बैंक कैन एक्सपीरियंस नेक्स्ट ईयर ऑन इट्स एमएसएमई पोर्टफोलियो follows a normal distribution with a mean of 3.05 and a standard deviation of 2.99. ठीक है. I'll take my time to explain, don't worry. कोई रश नहीं चल रहा है एंड मेरा कोई टारगेट नहीं है जितना कंप्लीट करना है. आई हैव नो टारगेट. मैं बोला लॉसेस जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है बैंक का ऑन द 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, वो अनसर्टेन है, ऑब्वियस अनसर्टेन है. तो वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है. वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. ये लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होगा, अभी हो जाएगा. विथ अ मीन ऑफ 3.05 एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2.99. इसका मतलब है कि सर जो 3.05 है ना, 3.05
उसके आसपास बैंक का लॉस होगा, इसका चांस बहुत हाई है। बिकॉज आपको पता है इस ग्राफ में व्हाट इज द वाई एक्सेस, प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द वाई एक्सेस, प्रोबेबिलिटी। एक्स इज द लॉस अमाउंट। सो यू विल फाइंड 3.05 के आसपास द प्रोबेबिलिटी फिगर्स आर हाई और लो, हाई। बट इफ वी गो फार अवे इधर, और इफ वी गो फार अवे, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी फिगर इज व्हाट, लो। कैन यू सी दिस? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है कि नॉर्मली क्या होता है, एवरेज के आसपास का चांस बहुत हाई होता है, एवरेज से दूर चांस लो होता है। व्हाई इज इट कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज नॉर्मली ऐसा ही होता है। इफ यू टेक द हाइट ऑफ पीपल, अगर एवरेज हाइट 5'7" है, 5'6", 5'7" है एवरेज हाइट, यू विल फाइंड दैट सब लोगों का तो हाइट वही होता है, 5'6", 5'7", 5'5", यही होता है। बहुत ही ज़्यादा हाइट 6'2", 6'3", बहुत ही कम हाइट 4'9", 5", ज़्यादा लोग का होता है, कम लोग का, कम लोग का। इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज इनकम, से द एवरेज इनकम ऑफ FRM चार्टर होल्डर्स, जिन्होंने वर्क एक्स सबमिट कर दिया है, FRM चार्टर होल्डर्स, या लेट्स टॉक अबाउट वो FRM चार्टर होल्डर्स जिनका 5 साल हो गया FRM कंप्लीट किए हुए, तो उनका एवरेज इनकम अगर इंडियन रूपी में इट इज़ से 14 lakhs एनुअली, 14 lakhs एनुअली, ठीक है। तो बहुत सारे FRMs होंगे जो 14 लाख के आसपास का पैकेज में काम कर रहे हैं, 15, 16, 13, 12, बहुत सारे होंगे। बट वो FRM चार्टर होल्डर्स जो 1 करोड़ कमा रहे हैं या 2 करोड़ कमा रहे हैं, और वो FRM चार्टर होल्डर्स जो 2 लाख कमा रहे हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा है या कम है? कम है। तो लुक एट द रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि यूजुअली कोई भी वेरिएबल तुम पिकअप करोगे ना, एंड यू विल फील दैट सर आप ठीक ही तो बोल रहे हैं, नॉर्मली यही होता है, एवरेज के आसपास प्रोबेबिलिटी हाई और एवरेज से दूर प्रोबेबिलिटी व्हाट, लो। मैंने एज अ स्टूडेंट जब कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता है ना, हम लोग भी जब पढ़े तो कभी भी इसको इतना कॉमन सेंसिकली देख नहीं पाए। मैं नॉलेज कर रहा हूँ, बिलीव मी, व्हेन आई स्टडीड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान किया था सब कैसे करना है, ये क्या है, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, बट द बेसिक इंट्रिंसिक व्हाई इज इट कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट नेवर केम टू द माइंड, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। एवरेज के आसपास प्रोबेबिलिटी हाई, एवरेज से दूर प्रोबेबिलिटी लो, ठीक है ना। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपने को पता लगाना है, यहाँ देखिएगा, अगर पता लगाना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैंक का क्रेडिट लॉसेज नेक्स्ट ईयर विल लाई बिटवीन या लाई बिटवीन नहीं बोलता हूँ, विल बी लेस देन 7.5 करोड़। बैंक का जो क्रेडिट लॉस होगा नेक्स्ट ईयर वो 7.5 करोड़ से कम होगा, 7.5 करोड़ से कम होगा। ये आपका जो टेबल दिया हुआ था कॉपी में, उसके अनुसार क्या आ रहा है देखो, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल में 7.5 से नीचे कौन कौन से फिगर्स थे, 4, 2, 1, 0। टेबल में, आई होप टेबल आप लोगों को दिख रहा होगा। द क्लास प्रिज्यूम्स दैट लास्ट क्लास किया हुआ है, नोट्स आपके पास है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच विदाउट दैट। तो 7.5 के नीचे क्या था, 4, 2, 1 और 0। 4, 2, 1, 0 का व्हाट वाज द टोटल प्रोबेबिलिटी? 4 का प्रोबेबिलिटी था, 2 का था, 1 का था, 0 का था, ऐड करके क्या है 85 क्या 85% बोल रहे हैं सब जन, सबको दिख रहा है। 0 का प्रोबेबिलिटी, 1 का प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी, 4 का प्रोबेबिलिटी मिला के 85%। व्हाट वाज इट, 85%। बट वो तो उस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में था ना, मैं तो आज सभी चेंज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल है। तो अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ये एरिया है, ये एरिया है, दिस इज द एरिया, दिस एरिया इज द प्रोबेबिलिटी, ये एरिया प्रोबेबिलिटी है। अब हर चीज़ के अंदर मैथ्स होता होगा, पर मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर पीपल हु वांट टू अर्न एंड डिसाइड एंड रन बिजनेसेस। ये जो एरिया, इस एरिया को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है हर एक ग्राफ का एक इक्वेशन है। देयर कैन नॉट बी एनी ग्राफ विदाउट एन इक्वेशन। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है बेल शेप्ड, इसका एक इक्वेशन है गंदा सा, 1/√2 पाई e to the power x minus mu the whole square divided by sigma। वी आर नॉट सपोज टू नो इट ऑल्सो, इट हैज़ एन इक्वेशन। वो इक्वेशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, नाम सुना होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो जाके ये एरिया आएगा। बट हमें कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है, बिकॉज बिजनेस रन करने के लिए इंटीग्रेशन आना जरूरी नहीं है। तो ये जो एरिया है ये डायरेक्टली एक्सेल पे निकल जाता है। बचपन में इसका टेबल्स दिया रहता था, और रियल लाइफ में कोई टेबल नहीं, एक्सेल पे निकल जाता है ये एरिया, ठीक है। ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये एरिया ऑप्शन नंबर 1 50% से कम है,
ऑप्शन नंबर 2 50% से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 3 50% है. व्हाट इज़ योर फीलिंग? 50% से ज़्यादा है. फीलिंग आ रहा है? दोज फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हार्डकोर मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. 50% से ज़्यादा है, दिख रहा है आपको? बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 100%. टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 100%. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होता है और ये सिमेट्रिकल है, ये भी दिख गया होगा. मेरे को बोलने का जरूरत नहीं था. इट इज सिमेट्रिकल. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. 3.05 का लेफ्ट और राइट मिरर इमेज है. ठीक है. तो इन दैट केस 50 अगर आप बोलते 3.05 करोड़ से कमती का लॉस होगा, आंसर 50%. नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. 3.05 करोड़ से कमती का लॉस होगा, द आंसर इज व्हाट? 50%. बट 7.5 करोड़ से कमती का लॉस होगा, द आंसर इज डेफिनेटली मोर देन 50%. मोर देन 50%. वो जो मोर देन 50% है वो निकल जाता है एक्सेल से. ठीक है. तो एक्सेल को क्या बोलना पड़ेगा? जस्ट थिंक अबाउट कॉमन सेंस. एक्सेल को ये बोलना पड़ेगा हम लोग को कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तू जाके मीन 3.05 ले, एसडी 2.99 ले और ये वाला एरिया निकाल दे. यही तो बोलना पड़ेगा अपने को. वी हैव टू टेल एक्सेल गो टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो बोलेगा विच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अलग होगा. तो 3.05 वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एसडी 2.99 और 7.5 से कमती का एरिया निकाल दे. दैट्स इट ना. तो एक्सेल क्या मांगेगा समझ लो. एक्सेल आपसे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मांगेगा. एक्सेल आपसे एक्स का वैल्यू मांगेगा 7.5. एक्सेल आपसे मीन मांगेगा 3.05. एक्सेल आपसे एसडी मांगेगा 2.99 और कैलकुलेशन हो जाएगा. जो कमांड है एक्सेल का वो है नॉर्म डिस्ट. क्या कमांड है? NORM डिस्ट. नोट्स अपने बाद में लिख लेंगे, मैं अपने आप लिखा दूंगा. नॉर्म डिस्ट, NORM DIST, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यही तो देना पड़ेगा. और ब्रैकेट खोलेंगे, एक्सेल बोलेगा म्यू क्या है बताइए, एसडी क्या है बताइए, एक्स क्या है जिसका आपको निकालना है बताइए, और उसके इस पे आंसर आ जाएगा. करेक्ट है. विदाउट डूइंग द एक्सेल यू आर इमेजिनिंग दैट इट्स सो सिंपल. ठीक है. तो कैन वी शो इट प्लीज? अभी नोट्स डिक्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है ना. आई एम टेकिंग माई ओन टाइम. रिदम आने का देख रहा हूँ. तो इन दैट केस एक्सेल पे दिख रहा होगा आपको. नहीं, एसडी इज 2.99. एसडी इज 2.99. एक्स का वैल्यू अपना 7.5 है. तो अकॉर्डिंगली ही इज डूइंग NORM डिस्ट. अब ब्रैकेट में जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, दिख जाए लोगों को. ठीक है. रहने दो. इक्वल टू नॉर्म डिस्ट क्या पूछ रहा है? पहला वाला एक्स पूछ रहा है. तो 7.5 कॉमा फिर क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है. मीन इज 3.05 और उसके बाद वेरिएंस पूछ रहा है कि एसडी पूछ रहा है. एसडी इज 2.99. डाल दिए, बस एंटर करते हैं. क्यूमुलेटिव है. हाँ वो ठीक है. ट्रू. 93.17%. दिस इज 93.17%. आप लोगों ने गेस किया था ना 50% से ऊपर. दिस इज 93.17%. अब सिंस कॉमन सेंस आपका चल रहा होगा तो प्लीज़ बता दो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बैंक का जो क्रेडिट लॉसेज है वो 7.5 करोड़ से ऊपर होगा. अराउंड 7%. 93.16 है तो अराउंड 7% आ रहा है. तो जो टेल है ना, टेल राइट साइड में टेल, वो 7% है. ये जो कॉमन सेंस की बात है कि सर ऑब्वियस है 100% है कि 93 हो गया वो 7 हो गया. दिस इज व्हाट वी वांट, दैट इसमें तकलीफ नहीं हो. ओके, वी वांट टू ऑपरेट अबव दैट. तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकल जाता है. ठीक है. तो FRN प्रोग्राम इज ऑल अबाउट challenging normal distribution. It says that normal distribution is a convenience that people find shelter in. There is a home called normal distribution and everybody rushes towards that home because that home is so beautiful and clean. It's so easy. And real life में जो credit losses होता है वगैरह, they don't follow normal distribution. They do not follow normal distribution. They are of some other type. Which means that अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाऊं, if I were to draw it like this, तो you will find that ये जो distribution है
इसमें बीच में प्रोबेबिलिटी कम हो गया, बीच में प्रोबेबिलिटी कम हो गया, आपको दिख रहा है, एंड टेल्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया, टेल्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया. फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर अ रिस्क मैनेजर, इफ रेड वाला इज HDFC बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन वाला इज ICICI बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन, विच डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्कियर, रेड वाला HDFC का या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला, बिकॉज रिस्क लाइज इन द टेल्स, रिस्क लाइज इन द एक्सट्रीम आउटकम्स. ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा था, ऑल्दो सुंदर नहीं बना होगा, द ग्रीन वन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, द ग्रीन वन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, एंड आई वॉज ट्राइंग दैट ग्रीन वाले का मीन भी सेम है 3.05, बट आई वॉज ट्राइंग टू शो दैट ग्रीन वाले का टेल्स आर फैटर, टेल्स आर फैटर. ठीक है, टेल्स आर फैटर. ठीक है ना. तो यूजुअली इफ आई टॉक अबाउट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में इन्होंने पहले, ये एक्सेप्शन था जो मैंने बना दिया, ऐसा बनाया है, सुनना. नाउ हैव अ लुक, इसमें क्या किया मैंने. इस वाले में 3.05 के आसपास प्रोबेबिलिटी हायर है, दिखा आपको, 3.05 के आसपास प्रोबेबिलिटी हायर है, टेल्स में भी हायर है, टेल्स में भी हायर है, शोल्डर्स में लोअर है. शोल्डर्स इज अ प्रॉपर वर्ड आई थिंक टू कम्युनिकेट क्या बोलना चाह रही. यहाँ पे हायर है, शोल्डर्स में लोअर है, और टेल्स में हायर है. कहीं ना कहीं तो लोअर होना ही पड़ेगा ना, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 100%, इट कैन नॉट बी हायर एवरी साइड. तो पीक्स में हायर है, टेल्स में हायर है, बट शोल्डर्स में क्या है? लोअर है. अंडरस्टूड. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. This distribution may be having the same standard deviation 2.99, same SD. This distribution and the red distribution both are symmetrical, both have a skewness of 0. क्या? Skewness of 0. Skewness का मतलब था asymmetry in the data. asymmetry नहीं, ऐसा राइट साइड लेफ्ट साइड मिरर इमेज, पर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस का डिफरेंस है. किसका? कर्टोसिस. ये वर्ड केवल यूज किया था लास्ट क्लास, जरा सा भी इस पे स्टे नहीं कर पाया था. ये वर्ड मैंने यूज किया था, मैं जरा सा भी रुक नहीं पाया था इस वर्ड पे. ठीक है, तो कर्टोसिस जो है, इट मेजर्स द फैटनेस ऑफ द टेल्स कंपेयर्ड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कर्टोसिस मेजर्स द फैटनेस ऑफ द टेल्स कंपेयर्ड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या दूसरे लैंग्वेज में कर्टोसिस मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम आउटकम्स कंपेयर्ड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So according to normal distribution, there is a certain probability of the tails, but according to this green distribution, the probability of the tails is what? Higher. Kurtosis indicates that. Who indicates that? Kurtosis. More than the calculation of kurtosis, what is important is the implication of kurtosis. I repeat, kurtosis का सा calculate कैसे करेंगे, वो काम का चीज़ नहीं है, ऑल्दो दिखा देंगे. कर्टोसिस आपको हमेशा, जब आप रिस्क मैनेजर बन जाओगे ना, इवन इफ यू आर वर्किंग एट द टॉप नॉच रिस्क मैनेजमेंट फर्म, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, जो रिपोर्ट आएगा रिस्क रिपोर्ट, उस पर आपको कर्टोसिस दिया रहेगा, और वो कर्टोसिस देख के आपको फील करना पड़ेगा ये फैट टेल से नॉर्मल के मुकाबले या थिन टेल से नॉर्मल के मुकाबले. फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रीन वाले को नॉर्मल मान लो, एक बार ग्रीन वाले को नॉर्मल मान लो, ग्रीन वाले को, तो उस केस में रेड वाला इज थिन टेल्स ना. अगर मैं ग्रीन वाले को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान लूँ, तो रेड वाला इज थिन टेल्स. समझ गए? तो मैं एज अ रिस्क मैनेजर जब रिपोर्ट देखूंगा, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड का रिपोर्ट है, मेरे पास SD का रिपोर्ट है, मेरे पास क्यूनेस का रिपोर्ट है, मेरे पास कर्टोसिस का रिपोर्ट है. मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है. आई डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी ऑफ दीज. वो लो लेवल काम है. ठीक है, तो आपका भी ध्यान ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाए, अपने करेंगे, बिकॉज एज अ स्टूडेंट वी हैव टू लर्न. अपना ध्यान जाए कम से कम इंटरप्रिटेशन तो जान लें. We as a risk manager would love excess kurtosis or less kurtosis. Less kurtosis. Less kurtosis माने thin tails. Less kurtosis माने thin tails. और tails में risk लाई करता है. Tails में risk लाई करता है. ठीक है ना? But kurtosis cannot be defined without normal distribution. You cannot define kurtosis in isolation. It has a benchmark. What is the benchmark? Normal distribution. उसके मुकाबले tails fatter है कि उसके मुकाबले tails thinner है. समझ गए? दैट इज कर्टोसिस. मीन, वेरियंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, दीज आर कॉल्ड द 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. 4 मोमेंट्स, MOMENTS, मोमेंट्स. मीन में पावर 1,
वेरियंस में पावर 2, स्क्यूनेस में पावर 3, कर्टोसिस में पावर 4. तो इट्स इजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इवन द इक्वेशन ऑफ इट. पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4. ठीक है ना. मीन तो खैर आता है. वेरियंस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे ध्यान दें. सबका फॉर्मूला है x माइनस म्यू द होल पावर. क्या फॉर्मूला है? x माइनस म्यू द होल पावर. पावर तो बोल ही दिया. वेरियंस में 2, स्क्यूनेस में 3, कर्टोसिस में 4. इफ योर कॉमन सेंस इज रियली वर्किंग नाइस, ध्यान से सुनना. x माइनस म्यू स्क्वायर, x माइनस म्यू क्यूब, x माइनस म्यू पावर 4. म्यू 3.05 है. कभी कभी x 3.05 से ज़्यादा है, कभी कभी x 3.05 से कम होगा. तो x माइनस म्यू को इमेजिन कर लो, डिविएशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है. अब वापस से सुनना और जवाब देना. डिविएशन स्क्वायर, डिविएशन क्यूब, डिविएशन पावर 4, इन तीनों में से केवल एक ही नेगेटिव हो सकता है, क्यूब. केवल एक ही नेगेटिव हो सकता है, बाकी दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. डिविएशन का स्क्वायर कैसे नेगेटिव होगा? डिविएशन पावर 4 कैसे नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा. डिविएशन क्यूब नेगेटिव हो सकता है, इसलिए स्क्यूनेस का कट ऑफ है 0. क्या कट ऑफ है? 0 से ज़्यादा स्क्यूनेस आया माने पॉजिटिव स्क्यूनेस. लॉटरी का टिकट, पॉजिटिव स्क्यूनेस का लास्ट क्लास बात किए थे कि हमने लॉटरी का टिकट बाई किया. मोस्ट प्रोबेबली लॉटरी टिकट उठेगा नहीं. तुम जो 20 रुपया 100 रुपये का लॉटरी टिकट बाई किया, 20 या 100 रुपये का लॉस, लाखों लोगों का लॉस हो रहा है. 20-100 रुपये की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. तुम्हारा 10 करोड़ का लॉटरी खुलेगा, जो फर्स्ट प्राइज है, वो तो एक ही जन का खुलेगा करोड़ों लोगों में. इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल. दैट इज द आउटलायर. दैट इज द आउटलायर. जैसे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सर टॉप 5% लोगों का इनकम बहुत हाई है, बट बाकी सबका तो लो है ना. तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब बोला था मैंने कि एक्सट्रीम आउटकम्स कहाँ पे है, अजीब वैल्यूज कहाँ पे है. ठीक है. तो पॉजिटिव स्क्यूनेस यू कैन अंडरस्टैंड. लॉटरी टिकट वाले कैलकुलेशन में अगर एवरेज, सुनना, एवरेज 5000 का लॉटरी टिकट उठेगा, 5000 म्यू 5000, तो तुम 100 रुपये का लॉटरी टिकट किया, 100 माइनस 5000 द होल क्यूब, 100 माइनस 5000 द होल क्यूब. उसके बाद प्राइस उठा 1000 का, 1000 माइनस 5000 होल क्यूब. 2000 का प्राइस, 2000 माइनस 5000 होल क्यूब. 4000 का प्राइस, 4000 माइनस 5000 होल क्यूब. 5000 का प्राइस, 5000 माइनस 5000 होल क्यूब. 10,000 का प्राइस, सब हो रहा है. जब वो 10 करोड़ डालेंगे तब तो पूरा कैलसी हिल जाएगा ना. 10 करोड़ माइनस 5000 द होल क्यूब. कैन यू फील द मैथ? 10 करोड़ माइनस 5000 द होल क्यूब, यानी ये जो सारे छुटंकू थे ना पहले, 4000 माइनस 5000 द होल क्यूब, 3000 माइनस 5000, तो कुछ थे ही नहीं. When you average it out, can't you feel that the answer will be positive? The answer will be positive because that high number on the right hand side, it really pulled everything up. तो skewness will be positive. जबकि कोई भी डेटा में अगर x बहुत छोटा हो सकता है, x बहुत छोटा हो सकता है, तो वो जो बहुत छोटा नंबर माइनस म्यू नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का क्यूब क्या आएगा? नेगेटिव. तो स्क्यूनेस क्या आएगा? नेगेटिव. तो स्क्यूनेस का कट ऑफ होता है 0. पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस. एज अ रिस्क मैनेजर हम रिपोर्ट देखेंगे. बट अभी जो नंबर्स को अगर फील किया होगा, 10 करोड़ माइनस 5000 द होल क्यूब, मतलब स्क्यूनेस के रिपोर्ट में इतना बड़ा नंबर जो है ना समझ में नहीं आएगा. तो स्क्यूनेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है. क्या किया जाता है? स्टैंडर्डाइज करना मतलब उसको एक स्केल कर देना. तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्क्यूनेस को डिवाइड करते हैं बाय एसडी क्यूब. बाय एसडी का क्यूब से डिवाइड करते हैं. किसका क्यूब? एसडी का क्यूब से डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब से. तो ऊपर क्यूब नीचे क्यूब. सबसे बेस्ट पार्ट है अगर डेटा मीटर्स में था, मीटर्स, तो मीटर क्यूब कट, इट बिकम्स अ प्योर नंबर. सेकेंडली दिस नंबर इज नाउ वेरी रेंज बाउंड. तो रिस्क मैनेजर के लिए क्या है, अगर स्क्यूनेस 0.5 या माइनस 0.5 के परे है, 0.5 से ज़्यादा, माइनस 0.5 से कम, इट इज एक्सेसिव, इट इज हाई स्क्यूनेस, वन शुड बी कंसर्न्ड. So if I am investing in the stock markets, portfolio manager, I would love my portfolio to have what? सुनना, I would love my portfolio to have positive skewness 0.5 से ज़्यादा. इसका मतलब सर इस पोर्टफोलियो में कभी कभार जोर का फ़ायदा हो सकता है. बट अगर मेरे पोर्टफोलियो का नेगेटिव स्क्यूनेस है माइनस 0.5 से खराब, यानी ये जो पोर्टफोलियो है इसमें उल्टा पुल्टा लॉस हो सकता है. उल्टा पुल्टा लॉस हो सकता है. लॉस का चांस कम होगा, बट दे आर द ब्लैक स्वॉन इवेंट, दैट उल्टा पुल्टा लॉस हो सकता है. तो आई एम अफ्रेड इफ आई सी द रिपोर्ट माइनस 0.7, चलेगा नहीं.
आई कैन नॉट एक्सेप्ट -0.7 इन द रिस्क रिपोर्ट ऑफ अ नेगेटिव स्क्यूनेस। काम केवल उतना ही है रिस्क मैनेजर का, बाकी तो उसका मेकिंग है। रिस्क मैनेजर इज नॉट गोइंग टू कंप्यूट x माइनस म्यू द होल क्यूब, अंडरस्टैंड योर लेवल, ठीक है? तो जानना चाहिए, पर एट द सेम टाइम इट्स नॉट अबाउट इसका 15 सम्स कर ले x माइनस म्यू द होल क्यूब का, ठीक है? तो दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मेरे को नेगेटिव -0.5 पे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, बट जो रटेगा ना रटेगा दुनिया में, उसका हमेशा खराब होने वाला है। सपोज तुमने रट लिया, ओके सर ने बोला -0.5 से नीचे खराब है, ठीक है? मैं जो लिखाया वो लॉसेस था। क्या था? लॉसेस। मैं लॉस, अगर लॉस बोल रहा हूं तो माइनस पे थोड़ी बोलूंगा, समझो। अगर मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं तो आई विल से लॉस को -2, पर लॉस अगर है तो मैं तो 2 ही बोलूंगा, वो तो अपने आप ही मन में माइनस है। तो इफ आई एम डिफाइनिंग लॉस, तब तो लॉस बड़ा गड़बड़ है। तो उस केस में, इस केस में रिपोर्ट आता मेरे पास, तो आई वुड हैव बीन कंसर्न्ड विद व्हाट स्क्यूनेस, पॉजिटिव, कि उल्टा पुल्टा लॉस तो नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? 0.5 से ऊपर तो तुम रट के बैठे हो ना, हाँ हमको तो बोले थे -0.5 से नीचे, ऐसे नहीं चलेगा यार। यू हैव टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉसेस, ठीक है? तो मीन और एसडी का डिस्कशन हो गया था लास्ट क्लास। स्क्यूनेस का थोड़ा बताया था, पूरा मौका मेरे को मिला नहीं, बिकॉज हाफ एन आवर क्लास का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। लेट्स होप आज नहीं हो, ठीक है ना, सो दैट आई कैन गेट द कंप्लीट 2 आवर्स। एंड कर्टोसिस का मैं आज बताना चालू किया, फैक्टर्स ऑफ द टेल्स। बट यू सी समथिंग, स्क्यूनेस को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, कर्टोसिस को है। कर्टोसिस तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिना बोल ही नहीं सकते। तो लोगों ने कर्टोसिस निकाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 3 आया। क्या आया और कैसे आया? कर्टोसिस का फॉर्मूला बोलो, x माइनस म्यू पावर 4, उसका एवरेज निकाला और डिवाइड बाय एसडी पावर 4, डिवाइड बाय, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 3 आया, 3। तो इसका मतलब जिसका भी कर्टोसिस 3 से ज़्यादा आएगा उस पर फैट टेल्स है। उसको नाम दे दिया ये लोग लेप्टो, क्या? LEPTO, लेप्टो। और जिसका भी कर्टोसिस 3 से कम आएगा उसको नाम दे दिया प्लैटी, PLATY, प्लैटी। ऐसे बोलते हैं प्लैटी, प्लैट माने फ्लैट, याद करने का तरीका, प्लैटी। लेप्टो थोड़ा मोटा का ही फीलिंग आता है, लेप्टो, ठीक है ना? तो लेप्टो इज लाइक फैटर टेल्स, प्लैटी इज लाइक थिनर टेल्स। अजीब लगता है 3 से कंपेयर करना ना, ह्यूमन बींग्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं क्या? इसलिए लोगों ने डिफाइन कर दिया एक नया फॉर्मूला, एक्सेस कर्टोसिस इज कर्टोसिस -3, एक्सेस कर्टोसिस इज कर्टोसिस -3। तो अब रिपोर्ट में आएगा मीन इतना, एसडी इतना, स्क्यूनेस इतना, एक्सेस कर्टोसिस पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज एक्चुअली इसका कट ऑफ 3 था, पर हम लोग डिफाइन कर दिए नॉट कर्टोसिस बट कर्टोसिस -3। तो अगर वो 3.3 आ रहा था, इट्स एक्चुअली 0.3, 2.7 आ रहा था, -0.3। एंड वंस अगेन यू सी इफ इट इज मोर देन 0.5, लेस देन 0.5, इट्स अलार्मिंग, ठीक है? तो मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, 4 things which are required to describe a data. Okay, without these 4 a risk manager cannot function, ठीक है? तो मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक। ओके, तो जैक्सन इज आस्किंग व्हाई स्क्यूनेस बिलो 0.5 इज नॉट गुड। मतलब वी गॉट द फील कि स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से ख़राब होगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव को एक्सपीरियंस से रिस्क मैनेजर्स ने बोला है, एक्सपीरियंस से रिस्क मैनेजर्स बोला है। योर मदर विल टेल यू दैट तुम इतने से ज़्यादा बने, डोंट ड्रिंक मोर देन दिस, से 1 पेग या 2 पेग से ज़्यादा, देन यू विल से व्हाई 2 पेग। ओके, दीज आर एक्सपीरियंशियल कट ऑफ्स दैट आर डिटर्मिन्ड ना। तो यू मे हैव 20 पेग्स, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो why 0.5? 0.5 is just a cutoff by experience. You may have higher tolerance level of 0.7. Okay, that's a different thing. Okay, तो ये मैंने क्लास में अभी अपने को क्लास करते हुए करीब 35 मिनट्स हो गया है और मैंने क्लास पे कुछ भी लिखाया नहीं है। I have just tried to explain to you पहले डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला मेरा एग्जाम्पल रॉन्ग था लास्ट क्लास, बिकॉज वो लॉसेज आर कंटिन्यूस बट आई डिक्टेटेड देम एज व्हाट? डिस्क्रीट, ठीक है? तो आई सेड दैट लेट्स कम टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम ऐसे निकाल नहीं सकते हो, जो मजा आता है ना PX ये सब हो नहीं सकता है, उस पर सीधा एक्सेल, उस पर सीधा एक्सेल, तो एक्सेल से निकाल सकते हैं अपने। तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में आपको एक्सेल का वैल्यू दे देगा, एक्सेल का वैल्यू दे देगा, दे विल टेल यू द वैल्यू। केवल एक चीज़ बोलना भूल गया, वो ये है
कि जैसे ये वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन क्या है 3.05, इसका एसडी क्या है 2.99, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कुछ और होगा, एसडी कुछ और होगा। तो अकॉर्डिंगली एक्सेल इज ओके, बोले एक्सेल बोलता है आ जाओ दो क्या मीन एसडी। पर बचपन से जो लोग सम्स देते हैं ना एग्जाम में, एग्जामिनेशन है उस पर वो लोग कितना सारा एक्सेल देंगे, नॉट पॉसिबल। तो वो लोग बोले हम लोग एक ही एक्सेल देंगे जिसका मीन 0 एसडी 1 है, मीन 0 एसडी 1 है, हम लोग वही वाला एक्सेल देंगे। तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 एसडी 1 है उसका नाम पड़ गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। फील करो अगर तुमने माइनस किया, जैसे अभी कटॉसिस में से 3 लेस कर रहे थे, याद आ रहा है, तो 0 पे पहुंचा रहे थे, 0 रेफरेंस, x माइनस म्यू से तुमने मीन को 0 पे ले गया, मीन कहाँ ले गया 0 पे, और डिवाइडेड बाय सिग्मा करने से एसडी को 1 पे ले गया। जो भी एसडी था उसको डिवाइड बाय सिग्मा कर दिया, डिवाइड बाय 2.99 तो एसडी क्या हो गया 1। जो भी मीन था उसको माइनस 3.05 कर दिया तो मीन क्या हो गया 0। तो यू आर कन्वर्टिंग एनी वेरिएबल इनटू व्हाट z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज z स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे और x के एक्सिस बनाया जाता है, दिस इज z स्केल, व्हाट स्केल z। इसका मीन क्या है 0 और इसका एसडी क्या है 1। तो अगर 7.5 का तुम लोग प्लीज z निकालोगे, कैलसी प्लीज 7.5 का z, 7.5 x है, 7.5 का z बताओ, 7.5 का z बताना जैक्सन। सेवन 7.5 का z बताना। कृष्ण प्रसाद is saying higher risk higher return. So what do you mean to say Krishna Prasad? We should take higher risk? या z का आंसर नहीं आया 1.48. So have you done 7.5 minus 3.05 the whole divided by 2.99? 7.5 minus 3.05 जो आया divided by 2.99. What is it? 1.48. 49, 1.49, 1.4883. एक्सेल तो ज़्यादा डेसिमल ले सकता है, 1.4883, 1.4883 सबका आया। 7.5 minus 3.05 the whole thing divided by 2.99. This process is called standardization. What is it called? किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना मतलब उस वेरिएबल का मीन को 0 पहुंचा देना है, एसडी को 1 पहुंचा देना। इट इज़ वेरी 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 वेरी, जितने जो बार बोले उतना कम है, इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ। स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, बिलीव मी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांट एक्सप्लेन। तो मीन लेस करके एसडी से डिवाइड करना इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज इंडिया में, रिलायंस, ओएनजीसी, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज है, दोनों कंपेयर कैसे करें? कंपेयर कर लो। अगर मार्केट कैप का बात हो रहा है तो जो लार्ज कैप कंपनीज है रिलायंस, उसका मार्केट कैप को एवरेज मार्केट लार्ज कैप का लेस करो और डिवाइड बाय एसडी। और स्मॉल कैप कंपनी जो है उसको स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप से लेस करो, डिवाइड बाय एसडी। नाउ दे बिकम कंपेरेबल। ओ, मार्केट कैप को जेड में बोल दिए सर, मार्केट कैप को जेड में बोल दिए, मतलब जो स्केल डिफरेंसेस है, साइज डिफरेंसेस, उसको उड़ा दिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो अपना आया था 1.49, 1.4883। सो अब आप लोग को याद है क्या एक्सेल का पहले कमांड क्या था जब आज सम किए थे अपने? नॉर्म डिस्ट। क्या था? नॉर्म डिस्ट। याद है एक्सेल का कमांड था नॉर्म डिस्ट। अपने अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज करें तो कमांड है नॉर्म्स डिस्ट। क्या कमांड है? NORMS, नॉर्म्स डिस्ट। तो ही शोइंग यू वंस अगेन कि अगर नॉर्म्स डिस्ट में जाएं तो सेम आंसर आएगा। हैव अ लुक, इक्वल टू ठीक है। तो टैब से सिलेक्ट हो गया, एग्जैक्टली एस दिख रहा है बीच में, एस नॉर्म्स डिस्ट। अब नॉर्म्स डिस्ट कुछ नहीं पूछता, क्या वो मीन पूछेगा? नहीं, पागल थोड़ी है, मीन तो पता ही है 0 है। एसडी पूछेगा? नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा बता जेड का वैल्यू क्या है। तो जेड का वैल्यू क्या है अपना? 1.4883, 1.4883, 1.4883, कॉमा 1, कॉमा ट्रू।
यही आया था, याद है आप लोग को? 93.17%, 93.17%, 93.17%, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है ना, इसमें केवल 2-5 मिनट का एक इंटरेस्ट का बात होता है कि मैं अगर घर जाऊं तो मैं सपोज यही वाला बनाऊं ग्राफ और अलग वैल्यू लूँ 7.5 के बदले, आई टेक 8.5। चलो 8.5 का निकालते हैं दो बार, एक बार नॉर्म डिस्ट से, एक बार नॉर्म्स डिस्ट से जेड में कन्वर्ट करके। ये जो नहीं करता है ना एक स्टेप आगे, उसका कैसे बैठेगा, समझ गए? अब एक चीज़ बताना, मेरे को अगर निकालना है 7.5 एंड, पे अटेंशन, 7.5 एंड 2.7 के बीच का प्रोबेबिलिटी ये निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ये एरिया? आई होप यू अंडरस्टूड। क्या चांस है बैंक का लॉसेस 2.7 और 7.5 के बीच होगा? क्या चांस है बैंक का लॉसेस 2.7 और 7.5 के बीच होगा? ये मेरे को निकालना है। तो अपने को ये दिखा कि जो ट्रू पुट कर रहे थे ना एक्सेल में, ट्रू देखा था आपने, ट्रू कॉमा ट्रू। ट्रू मतलब एक्सेल ये पूछ रहा था कि तुमको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, जो वैल्यू पूछेंगे उसके पूरे लेफ्ट का चाहिए ना, इसका मतलब है ट्रू। यूजुअली उसी पे खेलना चाहिए, ट्रू। तो अकॉर्डिंगली अगर 7.5 का निकालेंगे तो पूरा लेफ्ट का आ रहा है, अगर 2.7 का निकालेंगे तो 2.7 के लेफ्ट का आ रहा है, पूरा लेफ्ट में से 2.7 का लेफ्ट करेंगे तो बीच का आ रहा है। एम आई करेक्ट? 7.5 का निकालेंगे तो पूरा लेफ्ट का आ रहा है क्यूमुलेटिव, 2.7 का निकालेंगे तो उसके लेफ्ट का आ रहा है, दोनों को लेस कर दिए तो बॉडी का आ रहा है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यू अंडरस्टूड? If you calculate 7.5 का probability, it is the cumulative probability to the left of 7.5. If I calculate 2.7 का probability, it is cumulative probability to the left of 2.7. So if I deduct both, I get the बीच का, the body. ठीक है ना? Okay. और 2.7 का z बताओगे एक बार? 2.7 का z बताओगे? 2.7 का z क्या बोले? माइनस 0.117. So he is saying 2.7 minus 3.05, the whole divided by 2.99. 2.7 minus 3.05, the whole divided by 2.99. Okay, 2.7 minus 3.05, the whole divided by 2.99. Minus 0.117. Okay, now, तो नाउ BD सर इज शोइंग एक बार नॉर्म डिस्ट से और एक बार उससे। ओके, सो नीचे में देखो, हाँ, जहाँ पे लेस देन 7.5 है वो निकाले। सो 2.7 के नीचे का निकाल रहे हैं, तो 2.7 कॉमा मीन, कॉमा SD ट्रू। तो ये 45% आया 2.7 के नीचे का, और 93.17 आया था 7.5 के नीचे का। वो हटा दो ना, बीच में कन्फ्यूजन हो, 6.83 को हटा दो। हाँ, अब जाके दोनों को माइनस कर दिए, तो probability between 2.7 and 7.5 is this minus this, 47.83%. Okay, probability between 2.7 and 7.5 is 47.83%. समझ गए? तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है टोटल probability 100% है, 50% ऑन ईच साइड है, तो you as an intelligent person cannot say that साहब उसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे? अगर तुमको बेसिक समझ में आ रहा है 100% है, 50-50 है, अब तुम सारा अपने आप निकाल सकते हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट दाया बाया करके सारा निकल जाता है। इज इट फाइन? समझ गए? तो दिस इज हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। नाउ एज आई एम टेकिंग द क्लास, द ग्रेनोला ऐप इज रनिंग ओवर हियर विच इज रिकॉर्डिंग द एंटायर स्टफ एंड इट्स बिकमिंग सुपर एफिशिएंट इन इंश्योरिंग दैट कुछ भी जो बोले ना क्लास में वो मिस नहीं हो जाए। तो नोट्स वो संभाल ले रहे हैं। तो अपने पास क्या होगा, इलॉजिकल होगा कि मैं सेम चीज़ डिक्टेट करूं, बिकॉज सेम चीज़ करने से ह्यूमन बींग्स मोनोटोनसली बोर हो जाते हो। समझ गए? तो अपने जो बोले होंगे वो तो ग्रेनुला कैप्चर कर लिया है, वो नोट शेयर हो जाएगा। अपने इसका एप्लीकेशन जो बोले ना उसका क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट है? तो आपके लिए नया भी होगा, एट द सेम टाइम यू नो व्हाट वाज डिस्कस्ड वाज कैप्चर्ड ओवर देयर, करेक्ट? लेट्स स्टार्ट द नोट्स फॉर क्लास 2। इट इज स्टैटिस्टिक्स 201। स्टैटिस्टिक्स 201।
तो स्टैटिस्टिक्स 201 में सबसे पहले नोट से स्टार्ट कर दो. नोट, रेफर ग्रेनुलर नोट्स, रेफर ग्रेनुलर नोट्स फॉर इनिशियल डिस्कशन, रेफर ग्रेनुलर नोट्स फॉर इनिशियल डिस्कशन, फॉर इनिशियल डिस्कशन ऑन normal distribution and the four moments and the four moments and the four moments of any data and the four moments of any data, the four moments of any data dash mean, comma variance, comma skewness and kurtosis. मीन, वेरियंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. ठीक है. तो आप जब घर पे कॉपी खोलोगे तो आपको ये लाइन लिखा हुआ दिखेगा कि रेफर ग्रेनुलर नोट्स. तो अभी तक जो भी किए अपने 1 घंटे करीब में 45 मिनट्स पे जो भी किए वो पूरा का पूरा आपको वो नोट्स पे दिख जाएगा कि यार एग्जैक्टली सर यही नंबर्स बोले थे, यही चीज़ बोले थे, आपको वहाँ दिख जाएगा. तो उस पर अपने डुप्लीकेशन, डिक्टेशन, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने इसका प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है ना. ओके चलो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है a bank has two prominent trading desks. A bank has two prominent trading desks dash. First bullet, equity desk. सेकेंड बुलेट, बॉन्ड डेस्क. ये जो डेस्क का बात हो रहा है ना, ये सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन का बात हो रहा है एफआरएम का. द फ्रंट डेस्क, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं. स्टैट्स 101 क्लास पे बताया था, मैं उसका बात कर रहा हूँ. जो लोग फ्रंट ऑफिस पे ट्रेड कर रहे हैं. तो इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क का एक हेड है, बॉन्ड डेस्क का एक हेड है. ठीक है. और इन लोग का पर्पस रिस्क कम करना है या कमाना है? कमाना है. इन लोग को रिस्क के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है, दे वांट टू अर्न. और इनको कंट्रोल करने के लिए मिडिल ऑफिस डेस्क है. रिमेंबर, वी विल नॉट लूज दैट रिदम बिकॉज दैट इज द सीक्रेट ऑफ एफआरएम का अंडरस्टैंडिंग. These guys are wanting to earn and take undue risk. They are focusing on the center of the distribution, not on the tails. Their focus is on the center. They will always claim on an average ये होता है, on an average ये होता है, on an average ये होता है. It is the risk manager who will say that no, it's not about on an average. How bad can be the bad day? ठीक है. That rhythm was given to you in Stats 101 and I tend to continue the rhythm. We don't want to take algebraical questions over here. X, Y, algebra ये सब नहीं करना है अपने को. ठीक है ना. नेक्स्ट लाइन. एक मिनट, इसके आगे लिख दो, टाइम बचेगा. इक्विटी डेस्क ₹100 करोड़, बॉन्ड डेस्क ₹300 करोड़. ठीक है. तो ऑल्दो बड़ा डेस्क होता है 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, बट आई हैव टेकन स्मॉलर फिगर. 100 करोड़, 300 करोड़ का डेस्क है जो पैसा दिया हुआ है. ठीक है ना. फिर द फॉलोइंग टेबल शोज probability distribution. The following table shows probability distribution of the losses in each desk over the coming quarter. ठीक है. तो अब मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कॉलम सिनेरियो, सेकंड कॉलम प्रोबेबिलिटी, थर्ड कॉलम इक्विटी लॉस, लास्ट कॉलम बॉन्ड लॉस. और सिंस लॉस बोल रहा हूँ यानी इस कॉलम में जब पॉजिटिव फिगर बोलूँगा तो वो लॉस है और नेगेटिव फिगर बोलूँगा तो प्रॉफिट है. इज इट ओके? It's quite contrary to how human beings are used to.
मैं अगर इसमें पॉजिटिव फिगर लेता हूँ 4, तो 4 करोड़ का लॉस, मैं लिखता हूँ -3, तो 3 करोड़ का प्रॉफिट. इज इट ओके? इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग बिकॉज लॉस पे मेरे को स्ट्रेस है, इसलिए मैं लॉस को डिफाइन कर रहा हूँ. सो सिनेरियोज डिफाइन कर रहा हूँ मैं. द सिनेरियोज आर, वन सेकेंड, रैपिड एक्सपेंशन. तो इकॉनमी फाड़ फूड़ के बढ़ रहा है. एक्सपेंशन बढ़ रहा है पर उतना फाड़ के नहीं. मिड ग्रोथ धीरे से बढ़ रहा है. फ्लैट मतलब नो ग्रोथ. स्लो डाउन. रिसेशन. डीप रिसेशन. स्टैगफ्लेशन. क्रेडिट क्राइसिस. तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है. ओके, टिपिकल एफआरएम स्टूडेंट का लिमिटेशन और ड्रॉबैक क्या होगा? डीप रिसेशन के बाद स्टैगफ्लेशन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन. द इकोनॉमी इज स्टैग्नेटिंग, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन इज गोइंग अप. ठीक है. तो एंड क्रेडिट क्राइसिस, फुल ब्लोन क्रेडिट क्राइसिस लाइक 2008. मैं बोला टिपिकल एफआरएम स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है? ही साइकोलॉजिकली ऑफ द ओपिनियन दैट उसको इकोनॉमिक्स नहीं आते एंड सीएफए वालों को इकोनॉमिक्स आता है. जबकि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग, जिसमें अगर कॉमन सेंस लाया किया जाए तो मच बेटर एज कंपेयर टू ज़्यादा पढ़ के. ठीक है. तो यू मे बी ब्लेस्ड अदरवाइज इफ यू यूज इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग एंड ऑल दैट एंड फील कॉन्फिडेंट दैट ये आई नो इट कॉमन सेंसिकल. ठीक है ना. तो द वर्ड्स वे यूज्ड फ्रॉम इकोनॉमिक लिटरेचर बट इट वे कॉमन सेंसिकल. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं इन सबका. सो प्रोबेबिलिटी इज 0.25, 0.2, 0.15, 0.15, 0.11, 0. कितना हुआ टोटल अभी तक? 25 एंड 20, 45 प्लस 15, 60 प्लस 15, 75 प्लस 11, 86 हुआ है. अब मेरे को इन 4 में बांटना है 14. ठीक है. मैं नीचे से बांट रहा हूँ, डोंट कॉपी एक बार, बिकॉज आई वॉन्ट अ सर्टन रिजल्ट टू कम, देयरफॉर आई एम टेकिंग माई टाइम. कितना बचा? हाँ 7. ठीक, चलो 7. ठीक है. तो आई वॉज वॉन्टिंग अ सर्टन रिजल्ट टू कम आउट, देयरफॉर आई वॉज टेकिंग माई टाइम. तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है. और ये प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से निकलती है. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्जेक्टिव निकलती है बाय द जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम डेटा को देख के इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है वगैरह वगैरह. किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैथमेटिकल निकलती है. ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है. अब जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्सपेंशन के टाइम पे अर्निंग्स राइज और फॉल, राइज, and stock market are a slave of earnings. So accordingly stock markets really do well because companies ka earnings are going up, their price multiples are going up, and therefore the stocks go up, the equity portfolio will do well. You are expecting me to write positive figures or negative figures to begin with? Negative figures. Profits ना loss column है, मैं minus लिखने वाला हूँ अभी. However, when the economy is really buoyant and burning, very hot, at that time what does central bank do? Central bank at that time makes it further hot, or central bank cools it down? Cools it down. So central bank at that time, to fight
expansion, to fight that burning of the economy, carries out what type of policy? Expansionary policy or contractionary policy? Contractionary. यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करने से बॉन्ड प्राइसेस फॉल, बिकॉज बॉन्ड इतना ही कैश फ्लो देगा, जैसे इक्विटी इतना ही नहीं देगा, इक्विटी तो जितना भी दे सकता है, अर्निंग्स में गो अप, पर बॉन्ड तो वही कैश फ्लो देगा जो प्रॉमिस्ड है। अब वही कैश फ्लो अगर देगा एंड इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप, यू पुल द कैश फ्लो एट अ हायर रेट, द वैल्यू विल फॉल। अंडरस्टूड? बॉन्ड का कैश फ्लो तो फिक्स्ड है, उतना ही देगा, तो इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप द अपॉर्चुनिटी गोज अप ना, तो इन दैट केस बॉन्ड का प्राइस क्रैश हो जाता है उस केस में। अंडरस्टूड? कितना क्रैश होता है? इट्स अ फंक्शन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स वी आर होल्डिंग। इफ देयर आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 20 ईयर 30 ईयर, दे क्रैश अ लॉट। इफ देयर आर शॉर्ट टर्म 2 ईयर 3 ईयर, दे क्रैश लिटिल बिट। ठीक है ना? सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी वेयर इक्विटी और बॉन्ड में नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन है? नेगेटिव। ठीक है? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट मैनर टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, therefore negative correlation. However, just to share with you what is going into my mind, towards the end when there is stagflation and credit crisis, stagflation इसका मतलब इकोनॉमी जो है गया, स्टैग्नेशन है, रिसेशन है जोर का, अर्निंग्स डाउन, इक्विटी डाउन, इन्फ्लेशन भी है बिकॉज मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, ऑयल प्राइसेस हैव शॉट अप टू $160-170, so there is cost push inflation. What inflation? Cost push, not because of demand. Inflation is not going up because of increasing demand, that is good. अगर inflation demand की वजह से बढ़े तो, inflation is going up because of supply constraints, so that's a double whammy, it hurts. तो accordingly inflation को fight करने के लिए the central bank will still hike interest rate, so bond will fall. Stagnation है तो equity will fall, both will fall. यानी जो मैं नेगेटिव कोरिलेशन बोला था वो लास्ट 2 केसेस में होगा नहीं। क्रेडिट क्राइसिस हो गया है, पूरा का पूरा रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, नोबडी इज वांटिंग टू टेक रिस्क एट ऑल, पीपल आर, तो इन दैट केस द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इट इज सेड ना कि इक्विटी अगर होल्ड कर रहे हो थोड़ा बॉन्ड भी होल्ड करो, बिकॉज एक डूबेगा तो एक बचाएगा, लास्ट में कोई नहीं बचाएगा, लास्ट पे दोनों डूबेगा। ठीक है? कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस, एफआरएम का सेकेंड डायलॉग, एक डायलॉग था रिस्क लाइज इन द टेल्स, एफआरएम का सेकेंड डायलॉग कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स आर नॉट अचीव्ड एट द वेरी मोमेंट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या होता है? एक डूबेगा तो एक बचाएगा, पर एकदम एक्सट्रीम मोमेंट में सब डूब जाते हैं। नो मैटर यू हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, डाउन, इक्विटी डाउन, बॉन्ड डाउन, क्रिप्टो डाउन, ठीक है, एवरीथिंग इज डाउन। सो दैट टाइम यू रिक्वायर्ड समबडी टू मैनेज यू ना, काश कोई बचा लेता, कोई नहीं बचा पाता। आई थिंक द ओनली थिंग जो बचाता उस समय वो है हु इज होल्डिंग कैश, हु इज होल्डिंग कैश, दैट इज द ओनली सेवियर एट दैट टाइम। व्हेन आई से कैश आई मीन टू से लिक्विड फंड्स इन इंडिया। जो लिक्विड फंड में पैसा लगा रखा है और जोर से क्राइसिस हुआ वो बंदा तो बच गया, एंड उसके अलावा जो बंदा एंटिसिपेट किया था क्राइसिस होगा और डेरिवेटिव्स पे खेल लिया था, पुट ऑप्शन बाई कर लिया था वगैरह वगैरह, तो वो अलग बात है। ठीक है? ओके, सो वी विल डिस्कस प्रैक्टिकली इन बिटवीन, वी कांट जस्ट डू कैलकुलेशंस। समबडी इज आस्किंग अ डाउट इन द फेस टू फेस, सो आई विल लिसन टू द डाउट एंड कम्युनिकेट टू ऑल द लाइव स्टूडेंट्स। ठीक है? या प्लीज। लॉस में खेल के डेरिवेटिव वाला पार्ट बोला क्या तुम? हाँ, वो तो बचेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ बिग सेक्शन ऑन हेज फंड्स। तो जो हेज फंड्स है दे आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स ओनली बाय, दे आर नॉट अलाउड टू सेल। हेज फंड्स गो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। तो जो शॉर्ट करके बैठा है तो बाजार गिरने से उसको तो फायदा हो जाएगा। ठीक है? तो दैट इज देयर बेचने का तरीका हेज फंड। मालूम है हम लोग ऐसा करते हैं, करते क्या वो पहले दिखाओ ना, ज्ञान देने वाला। ठीक है? एनीवेज, तो यू अंडरस्टूड द सेटअप ऑफ द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली आई एम राइटिंग द फिगर्स। तो इक्विटी का यहाँ पे अपने को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो ऐसे, वो एक क्वार्टर का बोला ना मैं, तो एक क्वार्टर में सपोज अपने को 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा, काफ़ी प्रॉफिट हो गया 20 करोड़। ठीक है? एक्सपेंशन हुआ तो सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मिड ग्रोथ हुआ तो 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, फ्लैट हुआ तो मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ से इक्विटी का ब्लीडिंग चालू, तो इक्विटी को स्लो डाउन में 5 करोड़ का लॉस, रिसेशन में 15 करोड़ का लॉस,
डिप्रिसिएशन में 20 करोड़ का लॉस, स्टैगफ्लेशन में 30 करोड़ का लॉस, क्रेडिट प्राइसेस में 55 करोड़ का लॉस। ये मैंने इक्विटी का लिखा है, सारा मन से लिखा है। और बॉन्ड के अंदर जो लॉस है, तो रैपिड एक्सपेंशन में बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा, बट डिफ़ॉल्ट्स वगैरह नहीं होंगे। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, डिफ़ॉल्ट्स नहीं होंगे। बॉन्ड तो दोनों तरह का बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी है अपने पास और अपने पास कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, देयरफॉर बॉन्ड प्राइस विल फॉल, बट डिफ़ॉल्ट्स विल नॉट हैपन बिकॉज कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेल और नॉट डूइंग वेल, डूइंग वेल, सो व्हाई वुड दे डिफ़ॉल्ट? दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो आई एम टेकिंग जरा सा लॉस, 2 करोड़ का लॉस। एक्सपेंशन में से 4 करोड़ का लॉस है, ग्रोथ में से 6 करोड़ का लॉस है, फ्लैट में से 10 करोड़ का लॉस है, स्लो डाउन में सपोज 5 करोड़ का प्रॉफिट है, रिसेशन में 30 करोड़ का प्रॉफिट है, डिप्रिसिएशन में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, बिकॉज पोर्टफोलियो बड़ा था, 300 करोड़ था। यू मैं फील दैट इतना बड़ा क्यों ले रहा है, 300 करोड़ पे ले रहा हूँ, ये वो 100 करोड़ का था। स्टैगफ्लेशन में ये गया, 15 करोड़ का लॉस है, क्रेडिट क्राइसिस में 25 करोड़ का लॉस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट मैं कोई फिगर्स के साथ प्रिपेयर्ड नहीं आया हूँ, लिख रहा हूँ, तो इन दैट केस फिगर्स विल कम द वे दे कम। ठीक है, एंड दैट इज वाई इफ यू हैव हर्ड अबाउट मी, मेरे को कोई स्लाइड्स वगैरह पसंद नहीं पढ़ाते हुए, बिकॉज वी नॉट नीड टू बी इन कमांड। और यही मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, तुम भी घर पे पढ़ते हुए यू अंडरस्टूड सा क्या करा है, अब खुद का अपना फिगर्स लो ना। और अब तो जीपीटी सब भी है, आस्क इट टू ट्वीक द फिगर्स, टेक सम अदर फिगर्स सो दैट यू आर कमांडिंग नॉट फॉलोइंग। ठीक है ना, ओके, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, consider the equity desk, consider the equity desk only, consider the equity desk only and calculate the 4 moments, calculate the 4 moments from the equity loss distribution. Calculate the 4 moments from equity loss distribution. From equity loss distribution. Dash para change. First bullet. Draw columns and calculate. First bullet. Draw columns and calculate. Draw columns and calculate. Draw columns and calculate bracket में. Preferably on Excel at home. Preferably on Excel at home, because otherwise आप कैसे पता चलेगा सर क्या बोल रहे थे। Preferably on Excel at home. Next bullet, use calculator directly. Use calculator directly. Dash 1V mode, याद है ना? Use calculator directly. Dash 1V mode. 1V सिखा दिया गया आप लोग को, कैलकुलेटर में प्रोबेबिलिटी से कैसे करते हैं, 1V मोड। तो एग्ज़ाम के लिए आपको पता है यार 1V मोड का प्रैक्टिस ज़रूरी है, करियर के लिए पता है एक्सेल ज़रूरी है, और क्लास के लिए समझना ज़रूरी है। तो विल ट्राई टू वॉक द मिडिल पाथ। अगर मेरे को लगा कि कॉलम्स में आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो मैं बीच में कॉलम्स बना के छोड़ दूंगा और अपने सीधा कैलसी से निकाल लेंगे। मेरे को लगा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अपने पागल के जैसे कॉलम्स को एक एक भरेंगे जैसे बचपन से भरते हैं, बिकॉज देखो 9 केसेस है, बहुत हालत ख़राब होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई विल सी योर रिस्पॉन्स। इफ़ यू फील दैट सा कॉलम बना दिए, तरीका समझ में आ गया, हम लोग भर लेंगे घर जाके एक्सेल पे, तो अपने वो जो फर्स्ट बुलेट है उसको ड्रॉप कर देंगे, विल स्ट्रेट अवे मूव टू द सेकंड बुलेट। आर यू विथ मी? You understand the approach of the class, the way it is happening. We are trying to be practical. We are trying to efficiently not waste our time, but at the same time not rush. ठीक है ना? Okay, चलो. So there are questions about the fact that sir इस सिनेरियो में आप बॉन्ड में इतना लॉस किया, इतना प्रॉफिट क्यों किए? तो इन दैट केस आई विल एक्नॉलेज दैट मैं वहाँ पे रश कर रहा था, मेरे से कुछ सिनेरियो में
हो सकता है फिगर ऐसा आया होगा जो प्लस या माइनस कुछ और होना चाहिए था, आप उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो बोल रहा है फ्लैट में तो ये होना चाहिए था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो तुम चेंज कर लेना उसको। सॉल्यूशन में कॉलम एक बार डिस्कस कर रहे हैं जिससे ध्यान अच्छा चले। सुनो, सिनेरियो को ड्रॉप कर देते हैं। एक कॉलम हो गया P, एक कॉलम हो गया X, थर्ड कॉलम बोलो PX, ऑब्वियस है, थर्ड कॉलम PX का टोटल मीन आ जाएगा म्यू। क्लियर ऑल ऑफ यू। PX के बाद अब मेरे को डिविएशन करना है। लास्ट क्लास अपने डिविएशन कर रहे थे, तो डिविएशन कर लेते x माइनस म्यू। क्या x माइनस म्यू? बट मेरे ख्याल से डिविएशन स्क्वायर क्यूब का कॉलम नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे सुन लेना, डिविएशन का कॉलम बनाए, 4 कॉलम बन गया है। डिविएशन का कॉलम क्या है? x माइनस म्यू। फोर्थ कॉलम डिविएशन स्क्वायर इंटू p, डिविएशन स्क्वायर इंटू p। फिफ्थ कॉलम डिविएशन क्यूब इंटू p। लास्ट कॉलम डिविएशन पावर 4 इंटू p। फाइन विथ यू? डिविएशन पावर 4 इंटू p। तो कितना कॉलम हो गए? 8 ना, 4 कॉलम हुआ था, फिर डिविएशन स्क्वायर नहीं 7 कॉलम है, टोटल 7 कॉलम्स है, ठीक है। बनाइए। तो आई एम डूइंग इट ऑन एक्सेल ओवर हियर, आप लोग कॉपी बनाइए। फर्स्ट कॉलम P, फर्स्ट कॉलम P, ठीक है, न्यू शीट। फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम इक्विटी लॉस X, थर्ड कॉलम PX, फोर्थ कॉलम D, फिफ्थ कॉलम D स्क्वायर P, सिक्स्थ कॉलम D क्यूब P, सेवेंथ कॉलम D पावर 4 इंटू P, आराम से टेक योर टाइम। फिगर्स कॉपी करना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम के। जहाँ पे आप लोग सबको लगा कि सर ठीक है हो जाएगा, वहाँ पे अपने कॉपी में आप लोग स्पेस छोड़ दोगे। पर अभी एक बार चालू करो जिससे रिदम आए। तो Px का कॉलम बना ले, कैलकुलेशन चालू कर दो। 0.25 इंटू 20, स्लो BD से डोंट मूव अहेड, लेट देम डू। 0.25 इंटू 20 माइनस 20 इज माइनस 5। वैसे ही 0.2 इंटू 12 नेगेटिव इज माइनस 2.4, है ना। 0.15 इंटू माइनस 10 इज माइनस 1.5। 0.15 इंटू 0 इज 0। सुर का 4 वैल्यू भर दो बीडी सर। पॉइंट 11 इंटू 5 इज 0.55, नहीं सॉरी क्या आएगा, हाँ 0.55। 0.07 इंटू 15 इज 1.05। 0.04 इंटू 20 इज 0.8। 0.02 इंटू 30 इज 0.6। 0.01 into 55 is 0.55 and the total is
and the total comes to टोटल कर दो ना तुम, बाकी लोग लिख लेंगे, -5.35. It is a logical conclusion because equity on an average should give returns or result in loss. Give returns, माइनस तो बढ़िया है ना, लॉस माइनस मतलब प्रॉफिट. तो बोलना चाह रहे 100 करोड़ पे 5.35 क्वार्टर में कमा लेंगे. 5.35 क्वार्टर में कमाया तुम 100 करोड़ पे, तो 5.35% माने साल का करीब 21% कमाएगा. आर यू गेटिंग द फील? प्रैक्टिकल फील लेते रहो. तो जो ट्रेडिंग डेस्क का आर्ग्यू करने वाला है, जो ट्रेडिंग डेस्क का हेड है, वो बोलने वाला है कि देखो यहाँ पे तो अर्न करने वाले हैं हम लोग 5.35% पर क्वार्टर. आई वॉज गोइंग टू गिव अ स्टेटमेंट, गिव मी द मनी. तो मेरे को याद आया वो अभी चल रहा है ना सारा कॉकरोच जनता पार्टी, तो उस मूवी में गाना था ना, नहीं उस मूवी में नहीं, दूसरे में, गिव मी द सनशाइन गिव मी द रेन, अनदर चांस, उसमें दूसरे वाले में, हाँ, तारे ज़मीन पे, नहीं उसमें नहीं था, इसी में था, 3 इडियट्स में ही था. सॉरी, ठीक, करेक्ट है. तो he saying give me the sunshine, give me the rain, see I am going to produce everything. डिविएशन स्क्वायर निकाले, तो डिविएशन स्क्वायर के लिए अपने को x माइनस म्यू करना है. तो कभी कभी लोगों के लिए मैकेनिकली हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, और ह्यूमन बींग्स बने भी नहीं उसके लिए कि -20 में से -5.35, समझे? इट्स सो टंग ट्विस्टिंग ना. -20 माइनस ऑफ -5.35 इज एक्चुअली प्लस, विच मीन्स ऑन द होल फाइट है. -20 में से लेस करना है, नॉट 5.35 बट -5.35, समझे? तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस. तो इट्स एक्चुअली 5.35 -20. तो ये कर देंगे हम लोग, ये कर देते हैं प्लीज. ओके, लेट्स डू इट एंड सेव टाइम. तो डिविएशन जो है निकाल दे रहे आप लोग, छोड़ दीजिए, बिकॉज इट वुड बी टेरेबल, मैंने फिर कुछ वो बचेगा नहीं. तो डिविएशन निकालें, डिविएशन निकाल के सारा का सारा ड्रैग कर दिए. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेल. अब ड्रैग करके नेक्स्ट कॉलम, डिविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. जस्ट हैव अ लुक ऑन द एक्सेल. डिविएशन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. एनीबडी वांटिंग टू ब्रिंग एक्सेल इन क्लास एंड डू साइमल्टेनियसली, मोस्ट वेलकम. बट घर पे जो उसके पास तो दूसरा सिस्टम होना पड़ेगा, because on the same system our software does not allow. That's risk management in play. D square into P. अब D cube into P. तो D cube into P में we'll expect various negative figures. D power 4 into P. ठीक है, सबका टोटल लिख लो प्लीज आप लोग. डी स्क्वायर इंटू पी का टोटल, डी का टोटल नहीं चाहिए, डी स्क्वायर इंटू पी का टोटल, प्लीज टोटल लिख लो. यस प्लीज, डी स्क्वायर इंटू पी का टोटल. Azim Aslam is saying, sir, watching in tab and simultaneously doing in Excel. Wonderful. D square into P का total is 197.928. लिख लो ना प्लीज. D square into P माने कौन सा कॉलम था? 5th. 197.928. D cube into P का टोटल 3608. D cube into P का टोटल 3608.02. and D power 4 into P का टोटल 205767. 205767. और ये उसके रिपोर्ट पे जाता तो क्या समझता बेचारा कि कटोसिस इज 205767. कुछ समझ में नहीं आता उसको, तो बिकॉज ऑफ विच इसको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है. ठीक है, तो अपने टेबल के बाहर आके लिखते हैं, लिख दो. देयरफॉर फर्स्ट मोमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, first moment that is expected value bracket mu equal to minus 5.35. उसके बाद second moment that is variance, second moment that is variance bracket sigma square
sigma square, it is 197.928, 197.928. वहीं पे एस डी, बिकॉज वो इंटरप्रेटेबल है, स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको याद है ना, वेरिएंस को इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है। यहाँ पे आंसर आया है करोड़ स्क्वायर, ये जो 197 है ना, ये करोड़ स्क्वायर है, तो हाउ वुड यू स्पीक इट आउट? यू कांट, बिकॉज ऑफ विच वी टेक अ स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका स्क्वायर रूट लिए 14.07, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.07। एक बार यहाँ पे रुकते हैं, एक बार यहाँ पे रुकते हैं और फील करते हैं। पहला तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू -5.35 है, उसको एक बार प्लस में फील करें, प्लस में। सर ये जो 100 करोड़ इक्विटी में लगाया हुआ है, उसमें ऑन एन एवरेज 5.35 करोड़ का फायदा होने वाला है, ऑन एन एवरेज। बट सर इस फायदे के मुकाबले बहुत कुछ हो सकता है, वो जो डिविएशन है वो 14 करोड़ का है। अंडरस्टूड? बिकॉज जो इंटरप्रेट करना पॉसिबल है उसको मुंह से जरूर इंटरप्रेट करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अपना स्ट्रेंथ नंबर्स नहीं, अपना स्ट्रेंथ इंटरप्रिटेशन है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ कमाएंगे, बट 14 करोड़ का ऑन एन एवरेज फ्लक्चुएशन है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एसडी इज इट अज्यूम्स सिमेट्री, बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ठीक है, तो 14 करोड़ का फ्लक्चुएशन है, अराउंड 5 ऑन एन एवरेज। It does not communicate the entire message. What about skewness? What about the tails? It does not tell us. ठीक है ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। पर मैं आज क्लास में कराया हूँ आप लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस कर्टोसिस, तो मेरा पर्पस क्या है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से, दिस इज जाइगेंटिक एग्जाम्पल। अभी इक्विटी है, फिर बॉन्ड आएगा, बॉन्ड को अपने फटाफट एक्सेल पे कर लेंगे, फिर इक्विटी बॉन्ड का कंबाइंड आएगा, कंबाइंड को कर लेंगे, कंबाइंड के बाद डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देखेंगे, बेनिफिट देखने के बाद अपने जानबूझ के इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाल देंगे कि जो डेटा है वो सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे कैसे होता, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर ट्रेडिंग डेस्क क्या करेगा, मिडिल ऑफिस कैसे प्रिवेंट करेगा, उनमें टग ऑफ वॉर कैसे होगा, क्या कंक्लूजन होगा, क्यों कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, maybe today and then spill over to tomorrow, but once that is done then stats का पूरा का basic class हो गया and you are in a very solid background to enter into the stats का syllabus। ठीक है ना? okay, next skewness, तो skewness is third column, 3608, skewness is 3608.02। अब उसके बाद coefficient of skewness, एक मिनट, स्क्यूनेस इज 3608.02, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय एसडी क्यूब। लिखते जाओ कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय एसडी क्यूब। जहां जहां फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, बीडी सर प्लीज कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो बगल में। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय एसडी क्यूब। Coefficient of skewness is skewness divided by SD cube. Skewness divided by SD cube. Next, kurtosis. तो आप लोगों ने एक चीज देखा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 1.29 आया है, और मैंने इसका कट ऑफ क्या बोला था, अलार्म लेवल। मैंने क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का अलार्म लेवल क्या था, 0.5 से ऊपर आया है, और ये लॉसेज है। यू कांट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट आपने माइनस बोला था, ये लॉसेज है। तो ये 0.5 से ज़्यादा आया है, माने डेंजरस। वहाँ बगल में 1.29571 के बगल में डेंजरस एज इट इज ग्रेटर देन 0.5, डेंजरस एज इट इज ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 मतलब उल्टे पुल्टे लॉसेज राइट में हो सकते हैं, कुछ जिनका चांस केवल, टेबल में देखो ना, 1% चांस है 55 करोड़ का लॉस, दिख रहा है आपको, अप्लाई ऑफ कॉमन सेंस। 1% चांस है 55 करोड़ का लॉस, क्रेडिट क्राइसिस वाला 55 करोड़ का लॉस हो सकता है, उसी का बात कर रहे हैं वो, कि देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर, उस चांसेस लो, टेल इवेंट, एंड द मिडिल ऑफिस विल बी लुकिंग एट दैट। ठीक है, नेक्स्ट कर्टोसिस, लास्ट कॉलम का टोटल 205767, कर्टोसिस 205767। प्रख्या इज सेइंग 14.07 कैसे आया, स्क्वायर रूट लेके आया प्रख्या, वेरिएंस का स्क्वायर रूट एसडी होता है, आपने लास्ट क्लास किया था क्या प्रख्या, वेरिएंस जो है दैट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमने 197 का स्क्वायर रूट निकाला, वो 14.07 आया,
प्रख्या गुप्ता, हाँ कटोसिस इज 205767, कुछ समझ में नहीं आ रहा उससे। कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस इज कटोसिस डिवाइड बाय एस डी पावर 4, कटोसिस डिवाइड बाय एस डी पावर 4। देखेंगे वो 3 से ऊपर आता है क्या? आया 3 से ऊपर, 5.2 आया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कटोसिस क्या होता है? 3। कैन यू डू समथिंग? पीछे में लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है, फुल स्क्रीन कर सकते हो? हाँ, केवल एक्सेल दिखे। या कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस 5.25247, ठीक है। डेंजरस, बगल में डेंजरस एज इट इज मोर देन 3, डेंजरस एज इट इज मोर देन 3। नेक्स्ट लाइन, एक्सेस कटोसिस, एक्सेस कटोसिस, तो एक्सेस कटोसिस का फॉर्मूला इज कटोसिस -3, कटोसिस -3, 2.527, डेंजरस एज इट इज ग्रेटर देन 0। एक्सेस कटोसिस इज कटोसिस -3, dangerous as it is greater than 0. हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस -3, उन्होंने एक्सेल में ठीक लिखा है, मैं बोलते समय रिदम में बोल दिया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कटोसिस -3। तो सर इससे क्या समझ में आया? देखो मेरा तो हैबिट क्या था, मैं अपना बता दूं, बिकॉज यू ऑल आर मेनी ऑफ यू यंग पीपल एट माई एज व्हेन आई पिक स्टेटिस्टिक्स एट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज मेरे 11-12 में स्टैट्स था नहीं, एंड आई वॉज ब्लेस्ड बाई दैट, बिकॉज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 में वो करना नहीं पड़ा। अरे लोग जो स्टैट्स करते हैं 11-12 में 110 मार्क्स, आई वॉज सेव्ड बाई इट। एंड मेरा हैबिट था ना कि मैं स्टैट्स को बोलना चाहता था मुंह से। तो फॉर एग्जाम्पल इवन द डर्टीएस्ट ऑफ फिगर्स, वेरियंस 197.926, द वे आई स्पीक इट, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिविएशन, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिविएशन। 3608.02, it is the average of the cubed deviation. 205767, it is the average of power 4 deviation. But they are difficult to interpret. Therefore, we need to have some semblance. तो standard deviation, हाँ यार 14 करोड़ का fluctuation, एकदम clear. Coefficient of skewness, coefficient of kurtosis, positive, negative अपने को support कर दे रहे हैं. So that we need to spend time on their interpretation. And if you get stuck up, go to GPD and ask it कि I don't get a feel of it. Try to help me out. How do I interpret the figures in a commonsensical manner? सबसे बेस्ट पार्ट है ऑल द नोट्स आर देयर ग्रेनुला का, तो जो जो बोल रहा हूँ बहुत जोर से पकड़ते जा रहे हैं. ठीक है, अभी तो कोई लॉकेट भी आ गया है ना, लॉकेट जिसमें मेमोरी ये सब सारा रिकॉर्ड होता है, जिससे जो बात हो रहा है एआई कहाँ जा रहा है. हाँ मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाता है, तो तुम क्या बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका 1.29 आया है, ये हाई है कि लो है? बिकॉज ये तो 0.03 भी आ सकता था, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.03 भी आ सकता था ना, समझ गए, और ये 1.29 आया है. तो कहीं तो मैं तुम लोग को बेंचमार्क दे दूं कि नॉर्मली इंडस्ट्री में माना जाता है, रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 0.5 इज एक्सट्रीम, 0.5 से ऊपर मतलब एक्सट्रीम है, 0.5 से नीचे मतलब अराउंड जीरो है, 0.5 से नीचे है मतलब अराउंड अबाउट जीरो है. सर उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, तो मैंने कट ऑफ दे दिया ऐसे, ठीक है. हाँ, वन मोर क्वेश्चन इज देयर बाय अ स्टूडेंट, आई एम लिसनिंग टू द स्टूडेंट. या ये बोल रहा है कि सर इस वाले में, अगर इस वाले सम में जिसमें अपने लॉसेस को एक्स लिए थे, अगर -0.05 से कम आता मतलब -1.29 आता, -1 पॉइंट अपना क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 1.29 ना, -1.29 आता, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. का मतलब है लॉसेस एक्स एक्सिस पे है, वो बहुत लेफ्ट में जा सकती है, बहुत लेफ्ट मतलब प्रॉफिट, उल्टा पुल्टा प्रॉफिट हो सकता है, एंड दैट्स इजीली पॉसिबल. अगर जो डेटा है ना एक्सेल का, डेटा पे जाना एक बार, ये जो डेटा था इसी में, इसी शीट में ऊपर, हाँ
ये जो डेटा था, अगर इस डेटा में अपने नीचे का जो 0.0155 है उसको हटा दे, नीचे का 0.01 जो 55 है उसको हटा दे, मत हटाना, पता नहीं सारा हटा दे, और उसके बजाय ऊपर में 0.01 -55 या -60 कर दे, आ जाएगा रिजल्ट। इसी डेटा में मैं नीचे का 55 हटा दूं और ऊपर में फर्स्ट डेटा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है, तो इन दैट केस 0.01 का मैं अगर -80 या -75 कर दूं, आंसर वो आएगा ही, बिकॉज तब इसका मतलब क्या है, लॉसेस लेफ्ट साइड में यानी माइनस के साइड में बहुत दूर जाती है, यदि प्रॉफिट है। समझ गए? तो यू कैन प्ले विद द डेटा एंड सी कैसे कैसे आएगा। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है ना, यू कैन प्ले विद द डेटा। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट ऑफ द स्टूडेंट, द लाइव स्टूडेंट्स? स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था कि अगर -1.29 आता बहुत बढ़िया होता, तो मैंने उसको एक्सेल में जाके बताया कि आप ऐसे कर दोगे तो वैसा आ भी जाएगा। प्रख्या, अजीम, संदीप, मुकुल, ऑल द लाइव स्टूडेंट्स, मैसेज का रिस्पॉन्स टाइम या तो कम है या फिर वी डोंट थिंक वी आर इन टॉकिंग टर्म्स टू ईच अदर। ठीक है, नो इश्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने निकाल लिए सारा मीन, एसडी वगैरह वगैरह सब निकाल लिए। ठीक है, एक बार जाना ना एक्सेल में, और एक्सेल में वो जो तुमने कर्टोसिस निकाला था 205767, उसके बगल में लिख दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पावर 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी पावर 4। और वैसे स्क्यूनेस जो था ना 3608, उसके बगल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी क्यूब, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी क्यूब, और जो वेरिएंस था 197.928, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। और जो 14.07 था स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। ऑफ कोर्स सारा एक्सेल शेयर होगा आपके साथ, ठीक है ना? यस गौरव, करेक्ट। जैक्सन का वही जवाब फिर से, वाई स्क्यूनेस बिलो 0.5 इज नॉट गुड। तो इन दैट केस जैक्सन, वी हेल फ्रॉम दिस वेस्ट बंगाल, जहाँ पे एक तो डायलॉग बोला जाता है, पारबो ना, ठीक है ना, कि बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस, आई गेव ऑल द फीलिंग, नाउ राइट नाउ इट इज बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस टू एक्सप्लेन। आई गेव यू द पेग का एग्जाम्पल कि क्यों 2 पेग से ज़्यादा खराब है। एनीवेज, चलो, तो अपने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, द गुड थिंग इज दैट उससे थोड़ा दोस्ती भी हो गया, उसका कैलकुलेशन भी समझ में आ गया, और ये भी आ गया कि उसका कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है स्क्यूनेस कर्टोसिस का। यू कांट इमेजिन एन एफआरएम एग्जाम जिसमें हमें ये कंप्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अब है हमारा बात हुआ था, हम ये कैल्सी पे भी निकालेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, somebody is asking something. नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस 3 होता है, वो होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस 3 मन से नहीं लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो एक्सेल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ कर्टोसिस ऑफ 3, इट हैज 3 माने 3 याद करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ 3, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ 3। सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई भी मीन एसडी हो, सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज 3। तो अगर कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 है कोएफिशिएंट, तो उसको बोलते हैं लेप्टो, वो भी लिख दो। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ग्रेटर देन 3, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 refers to leptokurtic, LEPTOKURTIC, लेप्टोकर्टिक मतलब फैट टेल्स, लेप्टोकर्टिक मतलब फैट टेल्स। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस लेस देन 3, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस लेस देन 3 मतलब प्लैटिकर्टिक, PLATY, प्लैटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, इसका मतलब थिन टेल्स।
ठीक है, फैट टेल्स, थिन टेल्स। और जो 3 है उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। फर्स्ट ऊपर लिख दो, ऊपर यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था जो वो है ना, हाँ उसके राइट साइड में जो 3 था वो मेसोकर्टिक, MECO, मेसोकर्टिक, MECO, मेसोकर्टिक मतलब नॉर्मल टेल। मेसोकर्टिक, मेसोलेप्टोप्लाटी, मेसोलेप्टोप्लाटी। ऑब्वियसली नाम जो है वो अनकंफर्टेबलनेस शुरू में कर सकते हैं, बट धीरे धीरे उनसे दोस्ती आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉजिटिव स्क्यूनेस वाज बैड, एंड चाहे कोई भी लॉस या प्रॉफिट जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फैट टेल्स इज बैड। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन में राइट स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस इज बैड, यानी उल्टा पुल्टा लॉस हो सकता है। एंड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का या प्रॉफिट का अगर फैट टेल्स है, इट इज बैड फ्रॉम द मिडिल ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। Amount of loss can be high. One can say that sir fat tails क्यों bad है? Amount of profit can also be high. Suppose amount of profit and loss both can be high. I don't need that. मेरे को नहीं चाहिए वो, समझ गए? तो fat tails is that way bad. Suppose symmetrical distribution is skewness 0, and coefficient of kurtosis आ रहा है 5.7. इसका मतलब सर डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है, पर उसमें टेल्स बहुत फैट है, उल्टा पुल्टा आइटम हो सकता है, हमको नहीं चाहिए, समझ गए? जैक्सन, यू आर सेइंग स्क्यूनेस 0.5 बिलो इज गुड, as you are saying if come 1.29 is minus then it will be profit. I don't understand what you are saying. We just said कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है 0 से कंपेयर होता है। अगर प्रॉफिट का बात हो रहा है, प्रॉफिट का, तो नेगेटिव स्क्यूनेस इज बैड, बट इफ इट 0 से जरा सा नेगेटिव, -0.02, -0.05, इट्स ऑलमोस्ट 0। इफ इट इज लेस देन -0.5 इट्स अलार्मिंग। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लॉस में ऑब्वियसली पॉजिटिव इज बैड, लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो 0.03, 0.1 इज ओके, बट अगर 0.5 से ऊपर है तो इट्स अलार्मिंग। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ओके। एंड रीड द ग्रेनुला नोट्स। आई थिंक व्हाट आई माइट हैव नॉट बीन एबल टू do nicely, Granola will write it very nicely, and then you will reply, yes sir, the Granola worked for me, ठीक। हाँ, आपने कैल्सी से निकालने वाले थे, कैल्सी से निकालने के पहले कुछ बताना है, सुना प्लीज। क्या बताना है? जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, that is expected value of x minus mu the whole cube, whole square। लिखो मत अभी, सुनो। वेरिएंस का ये फॉर्मूला, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डिविएशन, और अपने फॉर्मूला क्या करते हैं, समेशन p इंटू एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर, यही किए ना, समेशन p इंटू डी स्क्वायर। हाउएवर अगर कोई पर्सन ऐसा करे कि इस फॉर्मूला में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ तो इट बिकम्स a स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स म्यू, करेक्ट है। फिर एक्सपेक्टेशंस का प्रॉपर्टी लगाएं तो इन दैट केस यही फॉर्मूला खुले फॉर्म में आ जाता है। कौन से फॉर्म में? खुले फॉर्म में। ये डिविएशन के फॉर्म में है, और एक होता है इसका खुला फॉर्म। वो खुला फॉर्म भी जानने का दरकार है, वो फॉर्मूला सुन लो पहले। फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये इसका खुला फॉर्म है। एलजेब्रा में मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, दैट वुड बी ए क्लियर कट वेस्ट ऑफ एनर्जी। और बाई चांस किसी को इंटरेस्ट हुआ तो घर पे जीपीटी से निकाल ले भाई एलजेब्रा, क्यों टाइम बर्बाद करें। तो वेरिएंस का दो फॉर्मूला, एक डिविएशन वाला और एक खुला, एक डिविएशन और एक खुला। खुला वाला फॉर्मूला भी काम आता है। द फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज द ओपन फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो आप लोग कॉपी में लिख लो प्लीज, बिफोर वी गो टू द कैल्सी।
before we go to the calci, let us acknowledge, लिख रहे हो आप लोग, before we go to the calci, comma, let us acknowledge that there are two types of formula for variance. There are two types of formula for variance. लिख लो आप बोर्ड पे दोनों. एक है deviation type, which is expected value of x minus mu the whole square, और दूसरा है open type. उसको क्या नाम दें? आई एम कॉलिंग इट ओपन टाइप, खुला फॉर्मूला. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. कुछ चीज़ लिखाना डिफिकल्ट होता है, पर मैं बोला था लास्ट क्लास, कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेड वैल्यू दुनिया में इज समेशन पी इंटू दैट, इज समेशन. तो आई यू अंडरस्टैंडिंग एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? पी एक्स स्क्वायर. समझ गए? तो ऑब्वियस ही है. तो कैलकुलेटर में क्या है ना, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर से फीड नहीं हो पाएगा. कैलकुलेटर में बीडी सर ने आप लोग को जो सिखाया था वो ये सिखाया था, अगर डिस्कस करें, कि हम लोग 1v चाहिए अपने को, याद है 1v. और उसके बाद उन्होंने बोला था आप जब जाओगे तो x01 y01 ये फीड करना है. तो x01 में वैल्यू फीड करना है, y01 में प्रोबेबिलिटी. x01 में वैल्यू, y01 में प्रोबेबिलिटी. याद आ रहा है? तो हम लोग क्या बुद्धि लगाएंगे जब लोग वेरिएंस निकालेंगे ना, तो ध्यान दो, एक चीज़ कर देख लो, एक्स स्क्वायर को मैं x01 में डाल दूंगा. किसको? एक्स स्क्वायर को x01 में डाल दूंगा और y को डाल दूंगा प्रोबेबिलिटी. तो मैं स्मार्टली स्पीकिंग क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को x डाल दूंगा और y क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी. तो जब मेरा मीन आएगा तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा. तो आई हैव सेव्ड माई टाइम. Got it? When I'm calculating expected value of x square, तो x square मेरा x हो गया, स्क्वायर कर करके डालेंगे उस पर. ठीक है ना? चलो अब एक्सेल अपने कैल्सी पे आते हैं. वी आर कमिंग टू द कैल्सी. तो कैल्सी में सेकेंड स्टार्ट मेरे तो LIN आया हुआ है. आप लोग के LIN आया हुआ है क्या? मेरे LIN आया हुआ है, नहीं चलेगा. LIN इज लीनियर. तो हम लोग सेकेंड सेट 1v आ गया करते करते. सेकेंड सेट किया मैंने, 1v आ गया. आप लोग का आ गया वहाँ पे? जस्ट हेल्प देम आउट. तो सबका 1v आ गया. 1v माने वन वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी. हैव यू गॉट ऑन द स्क्रीन 1v? नो. You got to just go second stat and then suppose I have 1v, I'm just removing it. Second set अपने आप 1v आ जाएगा. Keep on doing it. सेकेंड सेट करते करते 1v आ जाएगा. देन स्टॉप. आ गया होगा. अब आ गया आप लोग का? आप लोग, तुम लोग आ गए? हाँ, एक बार एक जन उधर हेल्प कर दो ना उन लोग को. जाओ, चले जाओ ना उधर. एक जन चले जाओ. लाइव बैच में सबका 1v आ गया. ओके. ठीक है, चलो सबका आ गया. मैं जो देख रहा हूँ एवरीबडी सेइंग यस. अब उसके बाद अपने को डेटा फीड करना है. तो सबसे पहले अपने x का मीन निकालना चाह रहे हैं. आई एम गोइंग टू सेकेंड बटन नंबर 7. सेकेंड बटन नंबर 7 इज डेटा. सेकेंड बटन नंबर 7 इज डेटा ना, x का वैल्यू. तो
तो अभी x का ही कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या था, हेल्प करो, x का वैल्यू क्या था, -20। तो 20 नेगेटिव, 20 के बाद नेगेटिव प्रेस किया, 20 प्लस माइनस का बटन, तो स्क्रीन पे -20 आ गया, एंटर, एरो डाउन। ओ मैंने सेकंड क्लियर वर्क नहीं किया, पहले से डेटा फीडेड है, मेरा गलती हो जाएगा। सेकंड क्लियर वर्क कर देते हैं, सेकंड डेटा फिर से जाओ और सेकंड CC, सेकंड डेटा सेकंड CC, सेकंड डेटा सेकंड CC, इससे पुराना डेटा हट गया, हटा दिए। अब फिर से स्क्रीन पे x01 है, स्क्रीन पे x01 है, 20 प्लस माइनस एंटर, ये फीड हो गया x, एरो डाउन। अब y01 है स्क्रीन पे, अब y01 में प्रोबेबिलिटी डालना है। प्रोबेबिलिटी क्या था, परसेंटेज में 25 एंटर, एरो डाउन, x का सेकेंड वैल्यू -12 प्लस माइनस एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी क्या था 20 एंटर, एरो डाउन, x का थर्ड वैल्यू -10 प्लस माइनस एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 15 एंटर, एरो डाउन, x का फोर्थ वैल्यू 0 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 15 एंटर, एरो डाउन, x का फिफ्थ वैल्यू पॉजिटिव 5 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 11 एंटर, एरो डाउन, x का सिक्स्थ वैल्यू 15 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 7 एंटर, एरो डाउन, x का सेवेंथ वैल्यू 20 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 4 एंटर, एरो डाउन, x का एट्थ वैल्यू 30 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 2 एंटर, x का नाइन्थ वैल्यू 55 एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 1 एंटर। तो एंटर करने में इतना सारा वैल्यू बीच पे अटक सकते हैं वगैरह, दैट्स पॉसिबल, बट आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ना वो डालते जाना है, दैट्स द वे। अब डालने के बाद सेकंड स्टैट पे आए, सेकंड स्टैट कौन सा बटन है, बटन नंबर 8, सेकंड बटन नंबर 8, उसमें एरो डाउन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं n 100 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के 100% होता ही है। x बार -5.35 आया था, SX 14 पॉइंट क्या आया था 14.1395, ये 14.07 आया था क्या अपना, क्या आया था 07 आया था ना, बिकॉज एक होता है सैम्पल SD, एक होता है पॉपुलेशन SD। तो जो प्रोबेबिलिटी वाला डेटा होता है वो पॉपुलेशन होता है, प्रोबेबिलिटी वाला डेटा पॉपुलेशन होता है, बिकॉज यू हैव द एंटायर 100% प्रोबेबिलिटी। सैम्पल डेटा हम लोग किए नहीं है, जो स्टैट्स में करेंगे उसमें SX काम आता है, यहाँ पे SX काम का नहीं है, सिग्मा x काम का है, सिग्मा x। अब कोई बोलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अभी बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आई रिपीट, वो अभी बताना पॉसिबल नहीं है, अपने सिग्मा x काम का है 14.07, एरो डाउन, ये सब काम का नहीं है, ये सब काम का नहीं है, दैट्स इट। तो अपना आना था अपने को x बार चाहिए था और सिग्मा x चाहिए था, वो दोनों आ गया, x बार और सिग्मा x दोनों आ गया, ठीक है, x बार और सिग्मा x दोनों आ गए, ठीक है। कैलकुलेटर से आपको x बार और सिग्मा x निकालना आना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में काम आएगा, एग्जाम में ये काम आएगा, ठीक है ना। जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक बार दूसरे वाले फॉर्मूला से भी अपने SD निकाल के दिखा रहे हैं, दूसरे फॉर्मूला से भी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कैलकुलेटर में सेकंड बटन नंबर 7, सेकंड CC, सेकंड बटन नंबर 7, सेकंड CC। अब लोग क्या करने वाले हैं, सुन लो, हम लोग x स्क्वायर को एंटर करने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी। तो पहला वैल्यू क्या था 20 का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का बटन, अब उसको एंटर किए, एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी क्या था 25
एंटर, एरो डाउन, x का सेकेंड वैल्यू क्या था 12, एक्स स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी क्या था 20, एंटर, एरो डाउन, x का थर्ड वैल्यू क्या था हाँ 10, एक्स स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 15, एंटर, एरो डाउन, x का फोर्थ वैल्यू 0, एंटर, एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 15, एंटर, एरो डाउन, x का फिफ्थ वैल्यू 5, एंटर, 5 की -5 हाँ क्या तो मैं स्क्वायर किया नहीं ना हाँ पर मैंने किया नहीं तो आई जस्ट एंटर्ड, मिस्टेक हो गया, वापस कर दे मतलब ओ 5 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर एंटर। तो और एक चीज़ है, अगर गलती फीड कर दी है ना और करेक्शन करना है तो आप सही वाला फीड कर सकते हैं वहाँ पे। अगर गलती फीड कर दी है तो शुरू से चालू नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 फीड कर दिया था, मेरे को 25 फीड करना था तो मैंने स्क्वायर करके अब 25 फीड कर दिया, तो वो क्यूमुलेटिव नहीं लेते हैं, वो पहले वाले को लात मार के हटा देता है और ये ले लेता है, ठीक है ना। एरो डाउन, प्रोबेबिलिटी 11, एंटर, एरो डाउन, x का 15, स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन 7, एंटर, एरो डाउन 20, स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन 4, एंटर, एरो डाउन 30, स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन हाँ 2, एंटर, एरो डाउन 55, एक्स स्क्वायर, एंटर, एरो डाउन 1, एंटर। आई डोंट नो, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गया हो। सेकेंड स्टैट, मेरे को एक्स स्क्वायर का मीन चाहिए, n इक्वल टू 100 है, 226.55, इट इज़ एक्स स्क्वायर का मीन। किसका मीन? एक्स स्क्वायर का मीन 226.55। एक बार लिखते नहीं है, पहले देख लें। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो क्या आ रहा है 226 पॉइंट क्या 55, 226.55 माइनस अपना x का मीन क्या आया था 5.35 का होल स्क्वायर। चेक करो तो एक बार, 226.55 माइनस 5.35 का होल स्क्वायर। चेक करो एक बार, ये 226.55 माइनस 5.35 का होल स्क्वायर। 226.55 में से लेस करना है 5.35 का होल स्क्वायर, 197.93 और अपना क्या आया था वेरिएंस? हाँ तो सेम आया था, तो करने का जरूरत नहीं था इसको। देयर वाज नो नीड टू डू दिस, देयर वाज नो नीड, अपने आप तो वहीं से आ गया था एसडी। क्या जरूरत था वेरिएंस का? जस्ट दूसरे वाले फॉर्मूला को प्रैक्टिस करके दिखाया, अगर तुम भी प्रैक्टिस कर सको तो, बिकॉज कहीं कहीं काम आएगा ये। ओके 197.93, 197.93, ठीक है। वेरिएंस दूसरे वाले फॉर्मूला से किया है। तुम भी जो कॉपी में लिखे तो लिख लोगे फिगर्स, तो क्या होगा उस समय घर पे तुम्हारा मन आएगा कि चल चेक कर लेते, मेरा भी आता है। ये मैंने कैल्सी से निकाला है, ये मैंने कैल्सी से निकाला है, तो यू विल फील लाइक कैलकुलेटिंग इट ऑन कैल्सी योरसेल्फ। समटाइम्स इन बिटवीन व्हाट विल हैपन इज दैट एफआरएम में जैसे आपको कोर्स का जो एक्सेस दिया गया है ना, मैं उसमें और एक कोर्स डालने वाला हूँ, वो होगा ऑप्शनल प्रैक्टिस। क्या होगा? ऑप्शनल प्रैक्टिस। उसको आवर्स पे काउंट नहीं करेंगे। वो ये होगा कि देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी। हो सकता है मेरे को क्लास के बाद लगे कि देयर आर सम पीपल हु रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट, तो उस केस में यू विल फाइंड वीकडे में ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे क्लास अनाउंस होगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कैल्सी का प्रैक्टिस होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप मत कीजिए, डोंट डू द क्लास ना। जिसको बाई चांस प्रॉब्लम हो रहा है वो कैल्सी के क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो ऑप्शनल उस तरह का सपोर्ट क्लास होगा जिसमें आपको जनरली नहीं आना चाहिए, अगर आपको वो आता है तो, बिकॉज अ टाइम वेस्टेज फॉर यू। ठीक है ना? ओके चलो, तो स्क्यूनेस कर्टोसिस जो एग्जाम में कैलकुलेट करने नहीं आता है, इज इट ओके? तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग कैल्सी से कैसे निकालेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट स्क्यूनेस कर्टोसिस के बिना एफआरएम पास नहीं हो सकता, ये बात श्योर है। पास का बात कर रहा हूँ, यू कैन नॉट पास विदाउट स्क्यूनेस कर्टोसिस का अंडरस्टैंडिंग।
एंड जैक्सन बोलते जा रहा था कि ये जो डेटा था उस डेटा में -1.29 अगर आता स्क्यूनेस, -1.29, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, अपना लॉसेस था, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1.29 आता, दैट इज गुड और बैड? गुड, बिकॉज माइनस का मतलब जो लॉसेस है वो नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा लॉस माने कमती हो सकता है। कमती लॉस माने क्या? प्रॉफिट। देखो लॉस को प्लॉट करते जाओगे तो जीरो आएगा, उसके भी लेफ्ट में जाओगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस लॉस माने क्या? प्रॉफिट। तो -1.29 इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना? ओके, तो हम लोगों ने सारा का सारा मोमेंट्स निकाल लिया, मीन वेरिएंस वगैरह सब निकाल लिया। ठीक है, एक मिनट आगे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, lay down the argument of the equity desk head. Lay down the argument of the equity desk head. Equity desk head. Solution. Equity desk is the main profit generator. Equity desk is the main profit generator. Full stop. According to our projections, comma, it will generate a quarterly return of 5.35%. A quarterly return of 5.35%. Full stop. We should shut down the bond desk. And allocate more funds to equity desk. We should shut down the bond desk and allocate more funds to equity desk. ठीक है, ये उसका आर्ग्यूमेंट है कि बॉन्ड डेस्क को बंद कर, मेरे को पैसा दे, हम छाप देंगे। एक्चुअली क्या, वो लैंग्वेज अपने टोन में नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आता इंग्लिश में, वो बोलना चाह रहे हैं सब फालतूगिरी हो रहा है, बॉन्ड डेस्क का 300 करोड़ मेरे को दो, हम छाप देंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है ना? ठीक है, अपने यहाँ पे एंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दैट ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है जो चलने वाला है कल। तो जिसने आज क्लास नहीं किया होगा, कोई फ्रेंड हो या कोई हो, तो कोई भी हालत में कल वो नहीं आए, समझ गए ना? बिकॉज इसी से कंटिन्यू करेंगे, ये एग्जाम्पल चलता रहेगा। ठीक है, सो मेरा एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्लास में जो प्रॉब्लम हुआ था लास्ट वीक ना, जूम का, इसका उसका, वो सब अलग बात है। अदरवाइज मेरा हमेशा हैबिट होता है क्लास स्टार्ट होगा ऑन टाइम और एंड होगा बिफोर टाइम। दैट इज माई फिलोसफी। स्टार्ट होगा ऑन टाइम, ध्यान रखना, यानी लेट नहीं आना। इट विल स्टार्ट ऑन टाइम एंड एंड बिफोर टाइम। ठीक है, दैट इज वॉट आई ऑलवेज मेंटेन। आई ऑल्सो लाइक इट। मजा आ गया 5 मिनट पहले, पीपल ऑल्सो लाइक इट। ठीक है, तो वी मीट एट 2:30 फॉर द नेक्स्ट क्लास, जिसमें मेन स्टफ चालू होने वाला है, सिलेबस का पार्ट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्टफ है फाउंडेशंस के अंदर। ठीक है, विथ एक्सेल, विथ वेरी वेरी गुड डिस्कशन। ठीक है, ओके, चलो बाय, हैव योर लंच एंड ऑल दैट।